जैसे जैसे आदमी के जीवन में सुविधाएं और पैसा आता जाता है, तो वो एक साझा समाज की डोर कहीं कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि एक थोड़े अभाव में एक समाज एक जुटा रहता है आपस में। महानगर तो उजड़े हुए गांव का ही समुच्चय है। आप बहुत भीतर धंसेंगे तो आपको वही गांव दिखाई देता है। और अब जो गांव है वो आधा ही बचा है, आधा गांव बचा है और आधा आपकी स्मृति में बचा है। अगर किसी रचना में कोई रचनाकार कहीं से आ रहा है, नया रचनाकार, और उसकी जमीन उसमें नहीं दिखाई दे रही है, कि उसका भूगोल नहीं दिखाई दे रहा कि वो कहाँ से आ रहा है, उसकी भाषा में वहां के शब्द नहीं आ रहे हैं, तो फिर मतलब मुझे उस रचनाकार की विश्वसनीयता में, उसकी रचना की विश्वसनीयता में, उसके ताप में संदेह होता है। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला बदकही में हम समय समय पर साहित्यकारों को आपसे मिलवाते रहे हैं। इस कड़ी में अभी तक आपने नरेश सक्सेना को, विश्वनाथ त्रिपाठी जी को और कई बड़े महत्वपूर्ण कवियों को आपने सुना है, आलोचकों को सुना है। आज हमारे साथ इस कड़ी में हैं एकांत श्रीवास्तव जी, जिन्हें आपने उनका नाम सुना होगा, उनकी कविता संग्रहों से आप गुजरे होंगे। और जब अन्न की बात होगी, किसान की बात होगी और मजदूर की बात होगी, तो आप 90 की बात की जो पीढ़ी है उसमें एकांत श्रीवास्तव जी की कविताओं से आपको गुजरना पड़ेगा, या आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से कवि हैं जो इनका सवाल उठा रहे थे, क्योंकि ये वो दौर है जब हमारे समाज में विकास के सारे जो मायने हैं वो शहर केंद्रित बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में गांव कहाँ पर हैं और खासतौर से कविताओं में कहाँ पर हैं, हम उनके साथ एक लंबी यात्रा करेंगे और हम चाहते हैं कि आप इस यात्रा में शरीक रहें। हमारे साथ अभिषेक गुप्ता जी हैं, कैमरे पर हमारे साथ चेतन जी हैं और एकांत श्रीवास्तव जी से हम लोग बहुत कुछ सीखने जानने का प्रयास करेंगे। सर, हम लोग पूरी यात्रा आपकी समझना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ से शुरू हुई, कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से आगे बीच में लंदन में पहुंचती है, कई और देशों में गई है। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो जुड़ाव आपके साथ रहा और जो कविताओं में आपके आया हुआ है उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी है। तो आपका जो पहला सवाल है कि छत्तीसगढ़ से जुड़ाव के कारण, और वो छत्तीसगढ़ जो मेरी रचनाओं में है, गद्य हो या पद्य, कविताओं में और उपन्यास कहानियों में जो आता रहा है, तो देखिए, छत्तीसगढ़ को हर इंसान की, मनुष्य की एक आधार भूमि तो होती है। यानी आज हम जो विश्व जनीनता जिसको बोलते हैं, तो अगर उसका स्थान बोध नहीं है, उसकी स्थानीयता नहीं है, तो वो विश्व बोध हवा हवाई है, उसका कोई आधार नहीं है, वो झूठा विश्व बोध है। तो विश्व जनीनता की पहली और प्राथमिक सीढ़ी ही आपकी स्थानीयता है, आधार भूमि है। कमल खिला है तो नाभि नाल कहीं उसके तंतु जो है मिट्टी में, धरती में रहता है। तो हर इंसान की एक आधार भूमि होती है, उसका आदि ग्राम होता है, उसका मूल निवास होता है। तो संयोग से 6 पीढ़ियों से हम छत्तीसगढ़ में हैं। पूर्वज कभी इलाहाबाद से आए रहे होंगे, अब वहाँ कहीं कुछ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ मेरी आधार भूमि है, लेकिन छत्तीसगढ़ को ही एक सीमा के रूप में देखना, मैं इसका प्रत्याख्यान करूंगा, क्योंकि मैं उसको एक भारतीय गांव के रूप में देखता हूँ। छत्तीसगढ़ में रहते हुए रिसर्च के दौरान भोपाल से मैंने मालवा के गाँव को बहुत करीब से देखा, बुंदेलखंड, बघेलखंड के गाँव को देखा। छत्तीसगढ़ के गाँव में तो मैं था ही, तब वो अविभाजित मध्य प्रदेश था वो। तो उसके बाद फिर आंध्र, विशाखापट्टनम में 10 साल नौकरी के सिलसिले में, 16-17 साल पश्चिम बंगाल, तो वहाँ के गाँव को देखा। और इस तरह से, चूंकि मैं यात्राशील हूँ और काफी यात्राएं, लगभग भारत 75% तो 70 तो हो ही गया होगा। कुछ राज्य बिल्कुल समग्र देखने से बाकी हैं, लेकिन संस्पर्श उनका कर चुका हूँ। तो बाहर भी निकलता हूँ तो मेरा उद्देश्य रहता है कि भारतीय गाँव की ही मैं यात्रा करूँ। तो छत्तीसगढ़ को एक आधार भूमि मानते हुए मैं ये चाहता हूँ, और मैंने बार बार अपनी किताबों की भूमिका में लिखा है, कि उसे भारतीय गांव की कविता या भारतीय गांव की रचना के रूप में देखा जाए। क्योंकि भारतीय गांव की जो त्रासदी है, समस्या एक, मुक्तिबोध ने जो लिखा था, तो वो कुल मिला के वही है। और गांव तो आपको, मैं कलकत्ता में इतने साल था, और महानगर तो उजड़े हुए गांव का ही समुच्चय है। आप बहुत भीतर धंसेंगे तो आपको वही गांव दिखाई देता है, वही परंपराएं, संस्कृति दिखाई देती हैं कलकत्ता में भी। और मुझे आश्चर्य हुआ, पिछले 4 साल से मैं दिल्ली में, मैं देख रहा हूँ दिल्ली के प्रति मेरी धारणा, माफ कीजिए, बहुत अच्छी नहीं थी।
लेकिन मैंने देखा है कि नहीं, मतलब है तो वही। तो कुल मिला के ये एक ज़मीन का एक विस्तार है। तो वो अगर किसी रचना में कोई रचनाकार कहीं से आ रहा है, नया रचनाकार, और उसकी ज़मीन उसमें नहीं दिखाई दे रही है, कि उसका भूगोल नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है, उसकी भाषा में वहाँ के शब्द नहीं आ रहे हैं, तो फिर मतलब मुझे उस रचनाकार की विश्वसनीयता में, उसकी रचना की विश्वसनीयता में, उसके ताप में संदेह होता है। और वो बहुत दूर तक जाने वाली दीर्घायु रचना होगी, मैं अपनी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रचनाकारों को देखने की कसौटी मेरी तो कम से कम यही है। वो मेरी दृष्टि की सीमा भी हो सकती है। आपके संग्रह हैं जैसे अन्न है मेरे शब्द, ये मिट्टी को कहूंगा धन्यवाद, या ऐसे और भी जो हैं, तो ये जुड़ाव इनका ऐसा लगता है कि बहुत जो ग्रामीण समाज हमारा उसके साथ बहुत गहरा संबंध दिखाता है ये जी। लेकिन जो आपका संग्रह है, पहला संग्रह, उसके आपने दो भाग किए हुए हैं। एक तो जिसमें आप धान की गंध की बात की, और दूसरी आप नागरिक व्यथा की बात कर रहे हैं। जो पहला खंड है उसको और दूसरे खंड को बांटने के पीछे कोई खास वजह थी या? देखिए, वो मेरा पहला संग्रह था और उसको बनाते समय मैंने देखा कि उस समय जो तथाकथित आरोप और हमले भी, जैसे ही हम लोगों ने लिखना शुरू किया, बद्रीनारायण, कुमार अंबुज, अनामिका, कात्यायनी, थोड़ा आगे पीछे हम लोग लगभग एक पीढ़ी के लोग थे। तो निलय उपाध्याय भी थे तब, गाँव की कविता में बोधिसत्व थे। तो उस पर हमले भी उतने तेज हो गए थे कि वो जो भी है, वो आप जानते होंगे उस दौर का। तो मुझे लगा कि कुछ कविताएँ जैसे दंगे के बाद हैं, और एक बेरोज़गार प्रेमी का आत्मालाप है, उसमें कविताएँ, तो वो धानगंध के खंड में, तो मुझे लगा कि खंड अगर मैं करता हूँ तो जो शुद्ध गाँव की कविताएँ हैं। लेकिन बाद में परमानंद श्रीवास्तव जी वगैरह ने उस खंड विभाजन पे इसी तरह से आपत्ति की कि ये सारी कविताएँ एक में आ सकती थी। तो वो कोई बहुत तो उसको एक अनिवार्य नियम की तरह उस विभाजन को ना देखा जाए, कविताएँ तो एक ही संग्रह की हैं। और मुझे लगा कि चूँकि नगरों में भी मेरा आधा जीवन बीता है, तो उसकी समस्याएँ भी, जैसे दंगे के बाद कविता है बोलना है, तो वो ना गाँव ना शहर की है। तो कुल मिला के मनुष्य मात्र की कविता। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोक हम कहते हैं, आम तौर से ग्रामीण लोक, मैंने लिखा है न कविता के आत्म पक्ष में, का जो दृश्य बिंब मूर्त होता है, तो ऐसी बात नहीं है। लोक तो लोक है, लोक का मतलब सीधे हम जनता से लेते हैं, तो फिर चाहे नागर लोक हो या ग्रामीण लोक हो, वो तो लोक ही है। तो कुल मिलाकर एक सच्ची रचना लोक की रचना होती है, और महानगरों पे रहने वाला संघर्षरत जो साधारण मनुष्य है वो भी है। तो धानगंध में थोड़ा-सा आप देखेंगे कि प्रकृति की कविताएँ, और कुछ ऐसी कविताएँ हैं जो नागरिक व्यथा में, जैसे कार्तिक स्नान करने वाली लड़कियाँ हैं, सिला बिनती लड़कियाँ हैं, और सूर्य कविता है, तो वो गाँव की ही प्रकृति हो सकती है कि अखंड सुहाग की टिकुली बनकर वह उगेगा। और रंगों वाली कविताएँ तो शायद दूसरे खंड में है, अब मुझे ध्यान नहीं है। तो इस तरह से वो है, लेकिन वो एक प्रस्तुति और संपादन की सुंदरता, उसको उस रूप में देखिए, बहुत गहरे अर्थों में मत जाइए। कविताओं को आप एक ही संकलन की कविताएँ मानकर देखिए। फिर आमतौर पे ऐसा होता है कि जो कवि और कथाकार जब अपनी मूल विधा से दूसरी विधाओं में आवाजाही करते हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि कथाकार है तो इसके पास कथाएं खत्म हो गई, चुक गया अपनी विधा से, या कवि है तो ये मान लिया जाता है कि कविता सध नहीं पाई तो दूसरी विधाओं में आवाजाही करने लगा। लेकिन आपका आरंभ से ही देखते हैं कि गद्य और पद्य में एक समान अधिकार उसमें रहा है। तो क्या ये अलग अलग विधाओं में आवाजाही सदैव एक मजबूरी ही होती है, या ये रचनात्मकता का विस्तार है इसको? देखिए, बाबा नागार्जुन कहते थे कि निरंतर लेखन ही सही लेखन है। संयोग से विदिशा में रिसर्च के दौरान उनके साथ मुझे महीनों रहने का संयोग हुआ। नरेंद्र जैन, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह तो मेरे रिसर्च के गाइड ही हुआ करते हैं थे, और आपके नागार्जुन जी वहाँ लंबे-लंबे प्रवास करते थे, शलभ श्रीराम सिंह, ये सारे लोग। तो निरंतर लेखन का मतलब है कि लगातार आपको लिखना है। लगातार आप किसी भी चीज़ की
पे लगे रहेंगे तो उसकी गुणवत्ता आप बराबर नहीं दे पाएंगे। आप देखिए जो पुरानी घुमक्कड़ जनजाति थी, उस समय तो ये आधुनिक फर्टिलाइजर खाद वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो एक जगह खेती करते थे और एक फसल लेने के बाद उस जगह को, जमीन को, उस सूखी हुई धान के पौधों को, सूखे पौधों को, घास को जलाकर चले जाते थे। फिर दोबारा जब वो परिक्रमा करते हुए लौटते थे तो उस भूमि की उर्वरता लौट आती थी और फिर दोबारा उसमें खेती करते थे। मुझे लगता है रचना बिल्कुल इसी तरह की चीज है। लगातार जो लोग कविता लिखते हैं, केवल कविता लिखते हैं जिद की तरह, तो फिर उनकी कविता में वो ताप, वो सौंदर्य, वो आकर्षण उस रूप में नहीं, कहीं ना कहीं भाषा के रूप में, भाषा में या शिल्प में वो घिसती जाती है या उसमें एक रूपता सी आ जाती है। तो आपको निरंतर लिखना भी है तो आप दूसरी विधा में आ जाइए। लेकिन आप मेरी दूसरी विधाओं में भी देखिएगा, आप चाहे कहानी पढ़िए, कहानियां अभी छपी हैं, संग्रह आने ही वाला है, तो या उपन्यास पढ़िए या आलोचना पढ़िए, पढ़ते समय आपको ये बराबर एहसास होता रहेगा कि ये उस रचनाकार का गद्य है जिसकी मूल विधा कविता है। और उस एहसास को मैं बनाए रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे पहले उपन्यासकार या कथाकार कहे, क्योंकि ये मेरे लिए दुख की बात होगी। मैं अपनी कवि पहचान मेरी मुख्य पहचान है, और जो आप लोगों के द्वारा ही मुझे स्नेह के बदौलत मिली है, तो मैं उसको बरकरार रखना चाहता हूँ। तो इसलिए फिर मैं गद्य में आया। दूसरी बात, एक नया रचनाकार जब आता है तो उस पे हमले भी होते हैं कि इनको गद्य लिखना नहीं आता है और वैचारिक गद्य से आरंभ करना चाहिए। मेरे दिन मेरे वर्ष मैंने जो आत्मकथात्मक किताब है, और आपको आश्चर्य होगा कि आज भी लोग 70 की उम्र पार करने पे भी आत्मकथा लिखने में हिचकते हैं, लिखते हैं तो आत्मकथा कहने में संकोच करते हैं। तो अभी मैं अखिलेश जी की किताब देख रहा था, बहुत अच्छी है, अक्स, तो उसमें भी ये संकोच है। तो हिंदी में ये परंपरा है कि आप एक उम्र के बाद ही, अंतिम दौर में ही आत्मकथा लिखेंगे। मैं इसका विरोधी हूँ। मेरी पहली किताब आत्मकथात्मक है, क्योंकि स्मृतियां धूमिल होने लगती हैं। आप उसका एक खंड तो आप लिख सकते हैं। मेरे दिन मेरे वर्ष मैंने सबसे पहले लिखा, और फिर लोगों ने कहा भी कि साहब देखिए अभी से, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाद में फिर वो परंपरा आगे बढ़ने लगी। तो आप जब पहली बार कहीं कुछ काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको विरोध भी सुनना पड़ता है। तो फिर मैंने कविता का आत्मपक्ष लिखी। जब वैचारिक गद्य की लोगों ने कहा वैचारिक गद्य होना चाहिए, तो कविता का आत्मपक्ष जो कविता के विभिन्न घटकों पर, अवयवों पे हैं, तो वो उस किताब का प्रकाशन मैंने पहले करवाया, इसको रोके रखा। 2009 में मेरे दिन मेरे वर्ष आई। तो अलग अलग विधाओं में, उपन्यास में भी जिस विस्तार में हम जाते हैं, तो वो एक लंबी कविता की तरह ही उपन्यास की कहानी भी चल सकती है। तो इस तरह से मैं दूसरी विधाओं में आता रहा, और कई बार तो इतना ज्यादा आना पड़ा कि मुझे लगा कि कहीं मैं कविता ही 6-6 महीने के दौर ऐसे आए कि कविता मैं नहीं लिख पाया। लेकिन बीच बीच में जब भी लिखा तो मुझे उसका संतोष रहा एक रचनाकार के रूप में, कि वो एक पठनीय और प्रकाशन योग्य थोड़ी सी बन रही है। तो ये कारण है विभिन्न विधाओं में जाने का। मुझे लगता है कि रचनाकार को थोड़ा दूसरी विधाओं में भी जाना चाहिए। ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन ताकि उसकी कविता की गुणवत्ता, उसकी ताजगी, उसका सौंदर्य, वो सब बाकी रहे, प्रतिरोध की क्षमता। हर कवि अपने खुद के साहित्यकारों से पूछता ही है। आपके ठीक पहले की जो पीढ़ी थी उसमें बड़े बड़े कवि थे, राजेश जोशी, मंगेश दबरान, अष्टभुजा शुक्ल, अरुण कमल। तो आपकी कविता पर कुछ कवियों का तो स्पष्ट प्रभाव दिखता है, जैसे आपकी कविता वो दातून तोड़ने वाले लड़के, तो वो पढ़ते हुए राजेश जोशी की कविता याद आती, बच्चे काम पर जा रहे हैं, या और भी कई कविताएं। तो इन कवियों का प्रभाव आप मतलब आप उसको जानकर उसको देखते हैं, और किसका अनायास? देखिए, प्रभाव तो मतलब त्रिलोचन मेरे प्रिय कवि रहे, क्योंकि उनकी गांव की कविताएं रही, नगई मेहरा, और उनके जो सॉनेट उस जनपद का कवि हो जो भूखा दुखा है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से त्रिलोचन जी का मतलब वो मेरे एक काव्य गुरु की तरह है, और वो तो केदार जी के भी काव्य गुरु थे, केदारनाथ सिंह जी के।
तो वो एक बड़े कवि थे और उनमें जो अब फिर केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं, वह चिड़िया जो चोंच मार कर, या बुंदेलखंडी का जो बुंदेलखंड का लोक समाज आता है, ये दो मेरे अत्यंत प्रिय रहे। बाबा नागार्जुन से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये हमारे पुरखे थे जो हमको प्रभावित करते थे और जिनसे हम सीखने को मिलता था। लेकिन सोनेट सोनेट का उस ढंग से प्रभाव आप किसी में नहीं आ सकता जब तक आप वो लिखेंगे नहीं। उनकी कविताएं बिल्कुल अलग हैं। तो वो थे। उनके बाद केदार जी की कविताएं, जब हमारी पूरी पीढ़ी उभर रही थी, तो केदारनाथ सिंह के लगभग वो प्रभाव में थी। उन दिनों उनकी कविता का जादू बोलता था। अभी 1960 के बाद 1980 में जमीन पकड़ी है संग्रह, और उसके बाद उनकी महत्ता एकदम केंद्रीय कवि के रूप में, बल्कि रघुवीर सहाय के बरक्स के तौर पर, रघुवीर सहाय और केदारनाथ सिंह, इस तरह से दोनों, जैसे अज्ञेय मुक्ति बोध की चर्चा चली थी पहले, तो उस तरह से वो था। तो वो काफी, और ज्ञानेंद्र पति जी के आरंभिक संग्रह, आलोक धनवा जी की कविताएं, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। हालांकि विनोद कुमार शुक्ल का अनुकरण तो असंभव है, उनका मुहावरा बिल्कुल अलग है। तो अनुकरण कोई भी कवि करता नहीं, उससे कुछ लाभ आपको नहीं, लाभ ही हानि ही होनी। खास करके जब आप कुछ अपना लिख रहे हो तो आप सारी प्रकाशित चीजों से दूर हो जाते हैं ताकि वो छाया ना पड़े। तो आप जो कह रहे हैं, मेरे ध्यान में कभी ये रचना ऐसी रहती नहीं। तो अगर छाया है तो अन्य मेरे शब्द में थोड़ा प्रभाव या थोड़ी परछाई केदार जी की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन मैंने बड़ी निर्ममता से उन कविताओं को रोका और दूसरी कविताओं को लिया है। तो वो बहुत हल्के रूप में कहीं मिल सकती है। वो लगभग सभी कवियों में हमारे दौर के 19-20 रूप में मिलेंगे। बाकी जिनका आपने नाम लिया वो सब हमारे अग्रज हैं। आज की तारीख में तो वो वरिष्ठ हैं, क्योंकि अब हमारे बीच केदार जी, रघुवीर सहाय जैसे लोग अब नहीं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र मेरे प्रिय कवि हैं। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा और गीत फरोश, तो ये सब थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि मैं हिंदी कविता से ज्यादा मैंने भारतीय भाषाओं की कविताओं से, और नेरुदा की कविताएं तो सभी को बहुत प्रिय, नेरुदा, लोरका और नाजिम हिकमत की कविताएं, तो ये मेरे भीतर बजती रहती थी। और भारतीय भाषाओं के कवियों को मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ जमीन बहुत होती है, चाहे बांग्ला हो, चाहे मलयालम कविता हो, चाहे उड़िया कविता हो। वो हिंदी कविता की तरह, मैं फिर माफी चाहता हूँ, मेरे साथी नाराज हो जाएंगे, उतनी रूखी सूखी नहीं होती है। वो बड़ी हरी भरी कविता होती है, क्योंकि वो एक छोटा सा अपनी तरह का प्रदेश को भी आप हटा देंगे तो देश के भीतर वो एक देश है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो, तो वहाँ की संस्कृति उसमें बोलती है। तो उसके विषय आप देखिएगा। लेकिन हम हिंदी वाले हैं तो उस तरह से उनको प्राथमिकता नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय भाषाओं के साहित्य से और कविता से अखिल भारतीय स्तर पे, चारों तरफ से, हर दिशा से आप काफी कुछ सीख सकते हैं, और मुझे तो काफी मिला। तो मैंने अनुवाद के साहित्य को काफी पढ़ा, लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी की परछाई दिखती है तो मैं उसे कवि की असफलता मानना कहूंगा, असफलता कहूंगा। अगर आपकी कुछ अपना चेहरा उसमें नहीं है, अक्स नहीं है। अगर आपकी पूरी पीढ़ी पर देखी जाए तो जैसे केदारनाथ अग्रवाल की आप बात कर रहे हैं, और केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह की, केदारनाथ अग्रवाल और लोचन की जो कविताएं हैं उसमें लयात्मकता बहुत है, और जो आपकी पीढ़ी है उसमें मतलब ये का जो असर है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। कविता गद्य होती थोड़ा अधिक ज्यादा बढ़ती है। तो क्या कारण है कि मतलब अनुकरण तो है लेकिन लय वाली बात क्यों छूट रही कविता में? कि इससे कविता फिर जो लोगों की जुबान पर चढ़ने की जो बात है उससे उसकी दूरी बढ़ती है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हिंदी कविता ने अगर त्रिलोचन जी की या केदारनाथ अग्रवाल की लय को छोड़ा है तो इससे हिंदी कविता, हिंदी कवियों का ही नुकसान है। उससे उसके पाठक कम होंगे, कम हुए हैं, ये एक तथ्य है। कविता को आप जितना गद्य बनाएंगे, दूसरी बात, कविता को कविता बनाए रखने वाली जो कुछ चीजें हैं वो क्या हैं? एक तो आपने लय की बात कही, यानी कि नामवर सिंह ने एक बार नारा दिया था कि लिरिकल होकर ही सही कविता लिखी जा सकती है। तो खैर, मतलब मैं तो, मेरी सहमति तो है, लेकिन कविता और तरह से भी हो सकती है।
दूसरी बात खास करके मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक एक तारल्य जो है, एक मनुष्यता का की जो संवेदना है, एक गहरा भावबोध है। रामविलास शर्मा जी ने तो स्पष्ट लिखा था कि सच्चा साहित्य भावबोध से आरंभ होकर विचारबोध तक पहुँचता है और बिना गहरे भावबोध के सच्चा साहित्य संभव ही नहीं। तो एक भावबोध की कमी, गहरी संवेदना की कमी, एक मनुष्यता और उसके तारल्य की कमी, तो वो भी कविता को कविता बनाए रखती है ना। कविता की मिट्टी थोड़ा नम रहनी चाहिए, जैसे रात में बारिश होने के बाद सुबह की मिट्टी होती है, तो वो नमी भी इधर सूख रही है। तो नमी इसलिए कविता की सूख रही है कि कवि के जीवन में भी नमी सूख रही है। और आज हमारे रचनाकारों का जीवन काफी हद तक कुलीन, अभिजात या एलीट होता चला गया है। तो हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि जिसे हम लोग कहते हैं, उस समाज से जुड़ाव के लिए अवकाश ही कम है। तो आपकी तो भूमि वही है, उससे जितनी कम संपृक्ति होगी, तो आप वहाँ से करते जाएँगे। आपकी वो जीवन की लय ही टूट रही है, तो कविता से तो जीवन से तो संगीत में वो कविता में वो संगीत कहाँ से आएगा? लेकिन जितनी भी अगर वो बची है, तभी वो कविता भी बची हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि हमको मुक्तिबोध ने जो लिखा, बहुत अच्छी बात कि साहित्य में रह के साहित्य से दूर रहना पसंद करता हूँ। तो हमें साहित्य से दूर भी रहना चाहिए, कम से कम चुने हुए कार्यक्रम, अच्छी किताबें पढ़िए, लिखना पढ़ना करिए और एक गैर साहित्यिक का जीवन आप जीना चाहिए आपको। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ आपसे अनौपचारिक रूप से कि मैं 28-29 सालों से छत्तीसगढ़ से बाहर हूँ और हर तीसरे महीने में छत्तीसगढ़ जाता रहा हूँ। इन 28 सालों में कोरोना का काल छोड़ के कोई लंबा अंतराल नहीं हुआ। जब तक माँ थी तो मैं हर महीने जाता था कोलकाता से। तो मेरा जुड़ाव बहुत है, बल्कि मैं मानसिक रूप से हर 2 महीने के बाद, अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा कि कितना अच्छा होता कि गोवा की जगह मैं अपने गाँव कोमा जाता। तो कहने लगी, पापा अभी 11 दिन तो हुए, अब 11 तारीख के नौ अभी तो आए। तो मुझे मतलब 1 डेढ़ महीने के बाद मुझे मेरी मतलब वो मानसिक खुराक है, ज़रूरत है। तो ये जुड़ाव ही कहीं न कहीं आपकी कविता को कविता है जिसमें आप गाँव लौटते हुए पूरे दृश्य का उल्लेख करते हैं कि अब गाँव लौट रहे तो क्या-क्या बदल रहा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं। जी, जी, गाँव से वापसी। हाँ, गाँव से वापसी। घर कुछ घर बन गए हैं, तो कुछ घर सूने भी हो गए हैं। ये जो गाँव का बदला हुआ रूप है, क्या इसे आप कैसे देखते हैं? क्या एक ही गाँव या एक कोई पूरा ऐसा क्षेत्र है या प्रदेश है या पूरा समाज बदल रहा है? और इसके लिए किसे आप मानते हैं कि कौन-सी चीज़ें हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं? देखिए, बदलना तो एक नियति है। विश्वेश्वर जी की कहानी बदलना है, बहुत अच्छे कथाकार हिंदी में अभी कोरोना से गुज़र गए। तो समय बदलता है और अब जो गाँव है, वो आधा ही बचा है। आधा गाँव बचा है और आधा आपकी स्मृति में बचा है। तो आधा जो जैसे जल में डूबा पत्थर है, उस तरह से। तो शहरीकरण मूलतः देखिए, शहरीकरण आज गाँव में अस्पताल नहीं है, सारी सुविधाएँ नहीं हैं, तो एक मनुष्य या ग्रामीण या नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। लेकिन विकास के नाम पर हम विनाश को ही विकास का जामा पहना दें, उसका चेहरा अगर मानवीय ना हो विकास का, तो फिर उस विकास का कोई अर्थ नहीं है। तो गाँव बदल रहे हैं, तो वो बदलना जो गाँव की वापसी में है, वो 20 से फूल तक संग्रह में संभवतः वो कविता संकलित है, तो वो तो 2003 का संग्रह था और आज इन 20 सालों के बाद 2023 में और गाँव काफ़ी बदल चुके हैं। तो ये बदलना चूँकि अब संस्कृति का विस्तार है। संस्कृति का विस्तार तकलीफ नहीं देता, अब संस्कृति का विस्तार तकलीफ देता है। जैसे-जैसे आदमी के जीवन में सुविधाएँ और पैसा आता जाता है, तो वो एक साझा समाज की डोर कहीं कमज़ोर पड़ने लगती है। क्योंकि एक थोड़े अभाव में एक समाज जुटा रहता है आपस में। और वो गाँव में देखिए, आप सुबह उठते ही आप प्रकृति से आप दातुन तोड़ने गए। आपकी मतलब एक तरह से शारीरिक अलग से कोई वॉकिंग एक्सरसाइज की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति की ताज़ा हवा में
आप जब दातुन तोड़ रहे हैं तो कोई और भी दातुन तोड़ने आए हैं। सहज ही आप समाज से बातचीत कर रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। नहाने के लिए आप नदी गए, कुएं में गए या तालाब में गए, तो वहाँ और भी लोग हैं। मतलब आपको अलग से मिलने के लिए समय नहीं निकालना है, आपके नित्य कर्म के साथ ही। लेकिन अब गाँव में भी अब वही स्थिति आ रही है, अलग सुविधाएँ। मैं ये नहीं कहता कि सुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको विचार करना चाहिए कि वो कौन-सी चीज़ है जो हम खोते जा रहे हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज में इस ढंग की चिंताएँ की हैं, तो वो जो मूल्य हैं, तो वो जब टूटते हैं, हमको मूल्य विहीन समाज नहीं चाहिए, चाहे नगर हो या चाहे वो गाँव हो। आपने अभी गाँव के प्रति अपने मोह को, अपने घर के प्रति अपने मोह को बताया। ये भी कहा कि कविता में नमी बची रहनी चाहिए। आपकी कविताओं को पढ़ते हुए कभी कई बार ऐसा लगता है कि वो नमी काफ़ी ज़्यादा है। उसमें आपका अपना व्यक्तिगत और अपने व्यक्तिगत से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, वो उनका दोहराव कई बार होता है। कई बार ये भी लगता है कि ये एक खाँटी गृहस्थ व्यक्ति की कविताएँ हैं, जिसमें आपने अपने अपने भाई शीर्षक से पिता, माता मतलब परिजन के जो संबंध होते हैं उन पर आधारित करता है। तो कई बार तो ऐसा भी लगता है कि एक किशोर व्यक्ति अपनी जो नॉस्टैल्जिक स्मृतियाँ हैं उन पर आधारित कविताएँ लिख रहा है। तो इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है, इससे कविता में अमूर्तन कम होता है, लेकिन एक नकारात्मक पक्ष भी है कि इस एक बड़े सवालों से कविता नहीं टकराती। तो इस पर आपका क्या? देखिए, ऐसा है कि कविता या कोई भी रचना सबसे पहले तो एक अघोषित रूप से आत्मकथा ही होती है, और इस आत्मकथा में अनात्म कथा भी जुड़ी रहती है। ये अनात्म कथा भी जब आप बोलते हैं तो उसमें आपकी आत्मकथा सम्मिलित होती है। तो अधिक विश्वसनीय और आत्मीय चीज़ें मुझे लगता है कि वो हैं जो आप अपने अनुभवों से बता रहे हैं। मान लो जैसे भाई की कविताओं का आपने ज़िक्र किया, तो उसको पढ़ते हुए आपको अपने भाई की याद नहीं आ रही है, या ऐसी कोई और घटना घटी है, वहाँ आप संपृक्त होते हैं, तो फिर वो भाई सबका सबका भाई बन जाता है। ठीक इसी तरह से माँ-बहनों, पारिवारिक रिश्तों पे लिखी कविताएँ हैं। अगर आपकी माँ का विस्तार सबकी माँ के रूप में हो रहा है, आपके गाँव का सबको अपना गाँव नज़र आ रहा है, या आपकी मिट्टी, धरती, आपका घर सबका घर बनता दिखाई दे रहा है, और उसकी बुनियादी समस्याएँ अगर एक हैं, तो वो एक विस्तार है। दूसरी बात, कविता में बहुत लाउड होकर और मुखर होकर राजनीतिक वक्तव्य देना का मैं पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर-ऊपर से बहुत गैर राजनीतिक सी दिखने वाली कविता अपने गंभीर अर्थों में राजनीतिक कविता हो सकती है। जैसे उदय प्रकाश की कविता तिब्बत। तो ये टिप्पणी केदारनाथ सिंह ने की थी, भारत भूषण अग्रवाल देते समय। तो एक अगर आप एक परिवार की त्रासदी को सामने ला रहे हैं, या गाँव की या घर की त्रासदी को, वो घर भारतीय गाँव, भारतीय समाज का गाँव है, और वो त्रासदी दूसरे घरों से जुड़कर अपना सामाजिक स्वरूप प्राप्त करती है। अब रही सामाजिक यातना की अनुगूंजों की ओर आपका संकेत है, तो मेरी पर्याप्त कविताएँ ऐसी हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे यातना शिविर एक कविता है, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद में, पर्याप्त कविताएँ हैं। बहुत सारी हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो गाँव की कविताएँ हैं, वो उसके सब्जेक्ट इतने अलग और नए हैं, शायद जैसा आप लोग बताते हैं, जैसे कार्तिक स्नान करने वाली, शिला बिनती लड़कियाँ हैं, पसर झड़ाने वाली स्त्रियाँ हैं, तो ध्यान लोगों का ज़्यादा वो खींचती हैं, तो वो पक्ष दब जाता है। लेकिन बराबर वो कविताएँ आप खोज करेंगे तो मिलेंगी। बावजूद इसके हर रचनाकार की अपना अपना सामर्थ्य और सीमाएँ तो होती हैं, वो होंगी, मैं उनको स्वीकार करता हूँ। आपने अभी विनोद कुमार शुक्ल, अभी हाल ही में उनको एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, तब उन पर कुछ नए सिरे से कुछ लेख लिखे गए। उस पर दिनेश श्रीनेत ने उनके कविताओं के या उनके उपन्यासों के जो शीर्षक हैं, उन पर एक लेख लिखा कि कितने दिलचस्प शीर्षक। आपकी भी रचनाओं के शीर्षक बड़े दिलचस्प हैं, और आपने अपने लेख में इनका जिक्र भी किया कि कविताओं के या किसी भी रचना के शीर्षक का क्या महत्व होता है। तो कितना मतलब ये आप कोशिश करते, कितना प्रयास करते हैं अपने शीर्षक को अर्थवान बनाने? देखिए, मैं तो कई बार तो शीर्षक पहले आ जाता है, फिर उसकी कहानी आती है या कविता आती है, या कभी कविता बन जाती है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उसका शीर्षक ऐसा हो कि वो
पाठक को अपनी तक आने में बाध्य करे और वो आकर्षक हो। और खास करके उस शीर्षक से एक प्रकृति बोध, आज प्रकृति कितनी बड़ी चीज हो गई है, हम लगभग विनाश के मुहाने में है प्रकृति की अवहेलना करके। तो एक प्रकृति बोध हो, एक देशज बोध हो, लोकांचल की एक गंध उस शीर्षक में हो, और कहीं ना कहीं उसमें हमारी किसानी सभ्यता की कोई झलक उस शीर्षक से मिले, और वो शीर्षक अपने आप में एक छोटा सा पदबंध या आधा वाक्य हो, बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो, ये मेरी कोशिश रहती है। तो मैंने लगातार, बल्कि कई बार तो किताबें रुकी रहती हैं कि उनका बहुत अच्छा नाम नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं अपनी पुरानी किताबों की कविताओं से, आपको आश्चर्य होगा, अन्य है मेरे शब्द के बाद मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद, तो खैर उसका उसी में एक कविता थी, लेकिन बीज से फूल तक के लिए मुझे कोई अच्छा शीर्षक नहीं मिल रहा था, तो उसमें एक कविता है मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद में, फिर मैंने उसकी पंक्ति ली है, और एक कविता फिर और दूसरी बन गई थी, तो वो इसमें रखी मैंने, क्योंकि उस शीर्षक की कविता होनी चाहिए। इसी तरह से धरती अधखिला फूल है, जो राजकमल से मेरा संग्रह आया, वो कविता बीज से फूल तक में हरदुलिया कविता है, उसकी पंक्ति है कि आकाश अभी ओस धुला शंख है और धरती अभी अधखिला फूल। मैंने वो शीर्षक वहां से लिया, क्योंकि क्योंकि कविता तो मेरी ही है, तो उसको आप शीर्षक पंक्ति की पुनरावृत्ति बोल सकते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि आपने ये वहां से लिया। मैं खुद ही अपना आत्मवक्तव्य में स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये एक मेहनत होती है, क्योंकि संग्रह का नाम, और अभी भी मैं हमारे जो बहुत अग्रज और हमारे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, बहुत आदर करता हूँ, मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने कहा कि कविता संग्रह कब आ रहा है, तो मैंने कहा कि जून जुलाई तक राजकमल से आने का है, तो उसका नाम क्या दिया है, उन्होंने नाम पहले पूछा, तो फिर मैंने बताया। तो इस तरह से मतलब मुझे खुशी होती है कि जो मैं मेहनत करता हूँ वो साकार होती है। आपने माँ और पिता को लेकर कई कविताएं लिखी, और खासतौर से जो पिता को लेकर कविता लिखी है, पिता की जो मृत्यु है उसको लेकर। दिनेश कुशवाहा जी ने भी पिता की मृत्यु को लेकर एक कविता लिखी है। क्या कारण है कि माँ पर कविताएं तो बहुत सारी हिंदी में मिलती हैं, लेकिन पिता पर कविताएं कम मिलती हैं, और खास तौर से पिता की मृत्यु पर कविताएं कम मिलती हैं, जो मुझे याद नहीं आ रही हैं। हो सकता है कि कविताएं हो, लेकिन ऐसी कविताएं मैंने कम पढ़ी हैं। नहीं, कहना आपका ठीक है, और उसका देखिए सीधा कारण तो ये है कि बच्चे जो हैं, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, माँ के अधिक करीब रहते हैं, क्योंकि माँ डांटती कम है और प्यार अधिक करती है, और पिता को एक अनुशासन में रहना होता है कि बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, सही लाइन पर में जाए, तो उनको थोड़ा, अगर वो भी उतने ही उदार हो जाएंगे तो फिर बच्चे का विकास बाधित होगा, किसी एक को होना पड़ता है कड़ा। तो इस तरह से पिता बच्चे की चेतना में उस रूप में, बहुत आत्मीय उस रूप में नहीं होता, बल्कि आमतौर से मध्यम वर्गीय घरों में जहां तक मैंने देखा है कि पिता बच्चा जब किशोर होता है, बड़ा होता है, तो पिता आमतौर से उसको प्रतिनायक की तरह दिखाई देते हैं। अगर वो माँ से झगड़ते हैं, ये करते हैं, तो उसकी एक विलोम छवि उसके मन में बनती है। लेकिन हाँ, मृत्यु के बाद उसका दुखद एहसास तो होता है, और अपने पिता को चाहने वाले भी बहुत बच्चे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये मेरा जो कथन है वो सार्वजनिक रूप से सत्य हो, ये सब पर लागू हो। तो पिता की मृत्यु पर आपने कहा, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कविताएं, लेकिन कुछ हैं, कम है, माँ की तुलना में कम है। तो माँ तो खैर माँ ही है, और आपको हर जगह याद आती है, उस रूप में है। बल्कि आरंभिक कविताओं में तो माँ पर लोगों ने कहा कि अब ये, राजेश जोशी जी ने पत्र में कहा मुझे कि अब ये माँ थोड़ा कम करो, सीमाएं बन रही हैं तुम्हारी। तो मैंने कहा ठीक है, तो लेकिन वो फिर आती है किसी न किसी रूप में। इधर की कविताओं में बाद में कम हुई है। फिर आदमी का जब एक उत्तर जीवन शुरू होता है, तो फिर आप उसी चौखट पर पहुंच जाते हैं, तो वो उस रूप में है। तो वो एक ताकत भी है, और जो आपने कहा नॉस्टैल्जिया, तो मैं उसको एक तरह से, अभी तो मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैंने देखा कि स्मृति तो अब ताकत है। इस समय तो स्मृतियों पर हमला सबसे तेज हो रहा है, मतलब एक जातीय स्मृति पर। व्यक्तिगत स्मृति तो सामाजिक और जातीय स्मृतियों से संपृक्त है,
अलग से नहीं है। तो जो हमारा इतिहास है, वो कुल मिला के एक सामाजिक और राष्ट्रीय स्मृतियों का ही समुच्चय है। मतलब व्यक्तिगत स्मृतियों का ही समुच्चय है, जिससे राष्ट्रीय स्मृतियाँ बनती है या जातीय इतिहास जिसको कहते हैं, तो उस पर ही हमले हो रहे हैं। तो ऐसे समय में, आज के समय में तो एक आँसू एक हँसी जो कितनी जल्दी जो है, मतलब अ, अतीत का हिस्सा बन जाती है। इतनी तेज़ गति की दुनिया है। मैंने अपना उपन्यास पानी भीतर फूल में यही लिखा है, जो फ़ास्ट लाइफ़ का जो विलोम है, एक आराम का सुकूनदायी जीवन, उस पर वो पूरा उपन्यास है। तो गाँव से मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया, ये सब तो ठीक है पानी भीतर फूल में, लेकिन इसमें कहानी कहाँ पे है? मतलब आप लोग नदी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जीवन शैली तो है, लेकिन महानगर कलकत्ता में रहते हुए वो जीवन शैली अपने आप में कथात्मक हो उठती है, जो छूट गई है। तो इसको तो वही समझ सकता है जो ज़िंदगी यहाँ और वहाँ, निर्मल वर्मा की कहानी, 2 जगहों पे। आप महानगरों में रह के गाँव को आप एक सही दृष्टि से, एक अलग दृष्टि से देखते हैं। गाँव में रहते हुए गाँव को आप उस तरह से नहीं समझ सकते, जितना आप बाहर निकल के समझते हैं। विनोद जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, दूर से अपना घर देखना चाहिए। तो मुझे वो हमेशा याद रहती है। ऐसे में विरासत कैसी हमारी बना रहे देखिए आज का समय, जो विरासत तो देखिए अभी अभी जो, अब मैं क्या कहूँ कि जो आपकी पीढ़ी कविता आ भी रही है है, विरासत। अभी जो पीढ़ी आ रही है या जो नए लोग आ रहे हैं और नए जो लेखक आ रहे हैं, तो मैं तो उनको उनकी ज़मीन की गंध से ही टटोलता हूँ। पर वो बहुत कम मिल रही है, क्योंकि आप महानगरों में अगर फ्लैट संस्कृति में ही पले-बढ़े हैं, तो आप कभी नंगे पाँव मिट्टी पे, धरती पे चले नहीं हैं, कभी कोई काँटा आपको नहीं गड़ा है। तो बहुत सारे पौधों और प्रकृति के, हमारी छत्तीसगढ़ में हर जगह होता होगा, एक अत्ती-पत्ती का खेल है, लुका-छिपी का खेल है, बच्चा छुप जाता है और उसको कहते हैं कि अत्ती-पत्ती, पीपल पत्ती, नीम पत्ती, बरगद पत्ती, करन पत्ती, विभिन्न फूलों के नाम की पत्ती। तो वो बच्चा उस पौधे, उस पेड़ की पत्ती लेके आता है, तब तक बच्चे छुप जाते हैं, फिर वो उनको खोजता है। तो ये प्रकृति से जुड़े खेल हैं। तो अब वो प्रकृति, अब हम ये उम्मीद करें कि आज के बच्चे जानें, तो उनको ये मोबाइल ने हमारे जीवन को काफ़ी बदल दिया है और तकनीकी विकास ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छीन भी ली हैं। तो इसका तो अब आने वाला समय बताएगा कि जो फ़ायदे नुकसान हैं। लेकिन विरासत तो हमारी वही है जो है, और उसी से प्रेरणा लेकर, उसी से रस लेकर ही आगे बढ़ना होगा। तभी हमारी यात्रा जो है, सचमुच की विकास यात्रा होगी। आपने अभी कहा कि आपका जो गद्य है, उसकी भाषा भी काव्यात्मक है। लेकिन काफ़ी पहले से भी और इधर भी अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया कि जो जनवादी विचार रखने वाले, जो बहुजन विचार रखने वाले या सबाल्टर्न विचार रखने वाले जो आलोचक हैं, उनका कहना है कि काव्यात्मक भाषा किसी उपन्यास को रचने के लिए पर्याप्त नहीं है, कि जीवन बहुस्तरीय परतदार है, उसमें हमेशा सौम्यता और वही विवशता भी है। तो क्या इस तरह की भाषा उपन्यास जैसी बड़ी विधा के लिए पर्याप्त है? देखिए उपन्यास की जो के प्रति जो पहले जो अवधारणा थी, या जिस तरह के उपन्यास लिखे गए थे, वो बहुत बड़े उपन्यास हैं। चाहे हम प्रेमचंद जी से आरंभ करें, और झूठा सच है, यशपाल जी का रेणु के उपन्यास हैं, वो बहुत बड़े उपन्यास हैं, और राही मासूम रजा के भी। तो वो सचमुच बहुत बड़े, उसमें विराट समस्याएँ देश और समाज की आई हैं। इधर धीरे-धीरे उपन्यासों को एक, पहले कहा जाता था कि जीवन के खंड की सच्चाई कहानी में आएगी और समग्र जीवन उपन्यास में आएगा। लेकिन उस खंड को भी बहुत गहराई से आजकल उपन्यास में मापने की, विश्लेषण करने की क्षमता हुई है। निर्मल वर्मा के सारे उपन्यास लंबी कहानियों की तरह हैं। तो वो कुल मिला के भावनाओं के स्तर पर, या अनुभूति के स्तर पर, या संवेदना के स्तर पर मनुष्य कितना छीज रहा है, या उस पर जो बीत रही है, उस वेदना के विस्तार की तरह से वो उस रूप में वो औपन्यासिक कथा बनती है। तो एक बनी-बनाई परिपाटी तो रचना की कभी होती नहीं। अगर ऐसा होता, जैसे मुक्तिबोध तो हिंदी की परंपरा के कवि ही नहीं। मुक्तिबोध से पहले और बाद में हिंदी वैसी कविता नहीं है। विनोद जी का मुहावरा बिल्कुल अलग है, धूमिल जी का
धूमिल की कविता, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, ये बिल्कुल आलोक धनवा, गोली दागो पोस्टर। तो अगर उनको ये कहा जाता कि वो अपनी परंपरा या आलोचकों के हिसाब से लिखें, तो ये तो कभी संभव नहीं है। रचनाकार तो अपनी ज़मीन खुद तैयार करता है, तभी उसकी कोई अपनी रचना तैयार होती है या उसको पाठक पसंद करते हैं। यानी कि जो रचना में अगर आप कुछ पूर्व में जो किया गया, वही करेंगे, तो फिर वो तो आपका अनुकरण ही हुआ। तो वो अपूर्व अगर ज़रा-सा भी हो रहा है, जो अब तक नहीं किया गया, तो उस तरह से तो चीज़ें बदल रही हैं। अभी तो एक विधा में, दूसरी विधा में, तीसरी विधा एक एक तरह से घुसी चली आ रही है और उसका कोई बंधन नहीं रह गया है। तो आपने जो कहा वो अच्छी बात है और वो अपनी तरह का सच है और उसपे भी बड़े उपन्यास लिखे गए हैं, लिखे जा सकते हैं। और मैंने पहले बताया कि मैं मूलतः कवि हूँ और गद्य में अपनी कविता को बचाने के लिए आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि संवेदना का एक व्यापक विस्तार है, मनुष्य की त्रासदी का बहुत डीप एनालिसिस, बहुत गहराई से एक विश्लेषण करना और उसको विस्तारधारी रूप से एक औपन्यासिक कथा में ले जाना भी एक विस्तार है। तो आप जब गहराई में जाएँगे तो फिर वो विस्तार थोड़ा कम भी होता है। आप चाहें तो उसको एक सीमा कह सकते हैं। इधर उपन्यास से दूसरी तरह के भी आए हैं और वो जैसा आपको लगता है अलग तरह का उपन्यास। आपका जो रचनात्मक ये एक संयोग ही है कि उसी समय में, उसी कालखंड में ये दुनिया बहुत तेजी से बढ़ी। आपने 85 के बाद लिखना शुरू किया गंभीर रूप से और 90 के बाद कितने परिवर्तन हुए दुनिया भर में और हमारे देश में। तो अब जबकि लगभग 30 वर्ष का समय, 35 वर्ष का समय हो गया है आपको, आपने खुद को बदलते हुए कैसा पाया है रचनाओं में? देखिए, खुद का बदलना तो समय आपको बदलता जाता है, लेकिन कहीं आपकी मूल प्रकृति वही रहती है और परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है और आप धीरे-धीरे इस दुनिया का बहुत तिक्त चेहरा देखते हैं। बल्कि वागर्थ में 9 साल के संपादन में मैंने साहित्य का भी एक दूसरा रूप देखा है और वो बहुत मुझे सुखद नहीं लगा। तो वो जो एक आंतरिक दुनिया है उसकी, तो वहाँ भी साहित्य में भी आज काफ़ी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो नहीं होनी चाहिए, साहित्य की गरिमा के अनुकूल जो नहीं होती हैं। तो समय के साथ-साथ जैसे आप एक वरिष्ठ होते हैं, नागरिक बनते जाते हैं, तो मूलतः समय के गर्दो-गुबार, उसकी तिक्तता, उसका विष कहीं ज़्यादा आपको परेशान करता है। वो तरो-ताज़गी, वो ताज़ा हवा गाँव की जो आप लेके आए थे, वो काफ़ी प्रदूषित हो चुकी होती है। अभी एक बातचीत में पल्लव जी ने मुझसे पूछा कि अब आपकी गाँव की वैसी कविताएँ नहीं रहती गाँव वाली, तो वो कैसे संभव है कि 18, 20, 25 साल का एक जो किशोर या युवक जो लिख रहा है, जैसे एक बच्चा होश संभालता है तो तारे चमक रहे हैं, फूल तितलियाँ क्यों उड़ रही हैं। वो अबोधता, वो मासूमियत, उस भोलेपन को दुनिया रहने नहीं देती और अगर रहती है तो फिर आपका व्यक्तित्व का विकास कहीं न कहीं बाधित है। तो वो हल्का एक कैशोर, एक भोलापन जो निर्मल वर्मा की कहानियों में अंत तक रहा, तो वो तो एक ताकत भी है। एक बाल सुलभ जिज्ञासा तो रचनाकारों में अंत तक रहती है। तो एक नागरिक के रूप में बदलते हुए मैंने तो कुछ कविताएँ ऐसी हैं जैसे नंगे पैरों कविता है, वो अब इस नए संग्रह में है और लेकिन प्रकाशित हो चुकी है। तो काफ़ी कविताओं में मेरा एक चेहरा कविता है, शायद चेहरा नहीं कविता है, जो शायद धरती अतखिला फूल में संकलित है। तो बहुत सी कविताएँ इस बदलाव पर हैं। वो उस बदलाव का प्रभाव आपकी रचना में भी पड़ता है, जो गाँव के बदलने की आपने बात की। लेकिन फिर भी हमारे भीतर का मनुष्य जितना कम बदले उतना अच्छा है। हमारे भीतर का तारल्य, हमारी संवेदना अगर सूख जाएगी तो आप दुनिया भर की कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, कविता नहीं लिख सकते। और उपन्यास और रचना जो भी हो, अगर उसमें वो तारल्य नहीं है, वो मनुष्यता नहीं है, तो फिर उस वो पन्ने मतलब कहीं आपके भीतर, पाठक के भीतर फड़फड़ाएँगे नहीं। उसके शब्दों में वो चमक नहीं रहेगी, वो खिंचाव नहीं रहेगा। मेरा आशय सर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से था। 90 के बाद जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तो काफ़ी ज़्यादा हुए, जैसे 90 के बाद, 90 के दशक में ही आप देखिए मतलब सोवियत रूस का, फिर ये आपके अयोध्या वाली जो घटनाएँ हैं,
और उसके बाद लगातार जो हमारी जो जो शक्ति तंत्र है, उसकी जो योजना रही, तो वो आप देख ही रहे हैं, वो सभी समझ रहे हैं कि किस तरह से समाज के एक साझा जीवन पर एक आक्रमण और हमला और उस साझा संस्कृति पर लगातार वो शक्ति तंत्र करता रहा है। तो वो काफ़ी तकलीफ़देह समय है। वैश्विक धरातल पर भी जो जिसको हम ग्लोबलाइज़ेशन कहते हैं, वो कुल मिला के एक खुली बाज़ार व्यवस्था है और इसमें उन लघु उद्योगों का क्या हुआ है, किसानों का क्या हुआ है और बहुत बुरी स्थिति की तरफ विकास के नाम पर समाज ढकेला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से लोगों ने सोचा है, लिखा है और लगातार सोचने की ज़रूरत है। इसमें प्रगति अब केवल पंथ वाली प्रगति नहीं रह गई है, बल्कि वो जीवन बोध का वो जीवन का पर्याय बन गई है। तो प्रकृति को बचाकर ही हम दूसरे अत्याचारों से भी बच सकते हैं और प्रतिकार और प्रतिरोध रचना हर सच्चा रचनाकार मुझे लगता है कि वो अंततः प्रतिरोध का साहित्य होता है। वो जनता की तरफ बैठकर, जनता के साथ रहकर आप लिख सकते हैं। तो वो विपक्ष में बैठने के लिए लेखक विवश है। ये उसकी आंतरिक विवशता है और इसी से उसके लेखन की ज्योत तीक्ष्ण होती है और उसी पे मुक्तिबोध का एक शायद कोई निबंध है जिसमें वो लालटेन जितने प्रकाश देता है उतनी दूर का रास्ता उद्घाटित होता जाता है। तो मुझे लगता है इसी तरह से सफर आगे हो सकता है। सफर को हम लोग फिर वहीं से शुरू करते हैं, जब आपका शब्दों का सफर शुरू हुआ था। वो कौन लोग थे जिन्होंने प्रेरित किया और शब्दों के साथ जो आपका संबंध बना, वो क्या घटना थी? मतलब आरंभिक लेखन कैसे? आरंभिक उसे माँ से संस्कार मिले या क्या? जी। मैं देखिए गाँव में मैं 17 साल दादी के साथ गाँव के एक बहुत से बड़े घर में, मिट्टी का घर, एक बहुत बड़े घर में मैं अकेला रहता था दादी के साथ और दादी के लगभग जीवन पर, वो जीवनी या इतिहास नहीं है, मेरा जो उपन्यास अभी आया है राजपाल से, पंखुड़ी पंखुड़ी प्रेम, वागर्थ में धारावाही भी शंभुनाथ जी ने उसको छापा था। तो दादी के जीवन पे था। तो वो अपने ससुराल से विडो होने के बाद, विवाह के बाद तुरंत पेट में ही हमारे पिताजी थे और उनको वापस मायके आना पड़ा था, जो हमारा गांव कोमा है, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव राजीव महानदी के किनारे। तो यहाँ आ गई थी। बाद में फिर सारी परिस्थितियां बदली और तो पिताजी सर्विस में चले गए, माँ और बाकी भाई बहन। तो मैं बड़ा था, माँ गांव के घर में अकेले रहती थी क्योंकि छोटी सी खेती बाड़ी और उसको घर के मेंटेनेंस के लिए और ग्रामीण जीवन से उनका लगाव भी था जो भी थे। तो पिताजी ने अपने अपराध बोध को कम करने के लिए या उनका अकेलेपन को माँ के दूर करने के लिए मुझे उनके साथ रखा। इसके लिए मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। तो गांव मैंने होश संभाला, 17 साल उनके साथ रहा, आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। तो फिर मैं अपने गांव के हाई स्कूल में पत्रिका कप्तान हुआ करता था, तो सब पढ़ता लिखता था, साहित्य में रुचि बढ़ी और हमारे परिवार में रवि श्रीवास्तव जी हमारे चाचा कविताएं लिखते हैं। तो माँ कहती थी कि कहानियां तुम लिखते हो, कविता क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो कवि सम्मेलनों में जाते थे। कविता मुझसे बनती नहीं थी, लेकिन लगातार सोचते रहने से एक दिन एक तुकबंदी सी हो गई थी, कागज की नाव ऐसा कुछ। तो एक पुरुषोत्तम अनासक था हमारे हाई स्कूल में हिंदी के, छत्तीसगढ़ के अच्छे साहित्यकार थे, अभी नहीं है। तो उन्होंने मेरी कविताएं देखी, मुझे प्रेरित किया। चाचा जी तो थे ही, दादी के भाई के बेटे थे माँ मेरे चाचा, तो वो थे। तो फिर अखबारों में छपने लगी कविताएं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक पत्रिकाओं का रास्ता जो है, विश्वेश्वर जी जिनकी चर्चा मैंने अभी की, हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार थे, बदलना और उनके लाक्षागृह वगैरह, वो दिनारम नाम की बुलेटिन निकालते थे। तो उन्होंने मेरी अमरबेल कविता देशबंधु में छपी थी अखबार में, तो उसको पढ़ के एक पोस्टकार्ड गांव में लिखा था कि दुर्ग में एक सम्मेलन हो रहा है जन्मदिन लेखक संघ का, तो उसमें अगर आप आए तो खुशी होगी। संयोग से दुर्ग के साइंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, तो मैं वहां गया, उनसे मिला। तो वहां उन्होंने मुझे जन कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया। वो एक अनोखा कवि सम्मेलन था और उसमें रिक्शे वाले, तांगे वाले, उन दिनों तांगा चलता था, सारे एक बस स्टैंड में, उसका नाम उन्होंने कवि सम्मेलन नहीं, जन कवि सम्मेलन दिया।
उसमें शलभ श्री राम सिंह, मुकुट बिहारी सरोज, राजकुमारी रश्मि जैसे कवि सब आए थे। कर्ण सिंह चौहान जी भी आए थे। कवि तो नहीं, आलोचक हैं, लेकिन फिर उनमें पहली बार मुझे कविता पाठ का उन्होंने अवसर दिया। तो शलभ जी के माध्यम से फिर मैं राष्ट्रीय मतलब उन्होंने मुझे राष्ट्रीय पत्रिकाओं के बारे में बताया, मेरी कविताएं ले गए वो, और विजय बहादुर जी से परिचय करवाया। तो इस तरह से फिर एक मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर मैं मूल साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ने और उसमें छपने लगा। आपने कुछ समस्याओं को केंद्र में रख कर के कविताएं लिखी हैं, जैसे कि मेधा पाटकर जो नर्मदा का आंदोलन चलाया उसको लेकर लिखा। मेधा पाटकर पर भी आपकी कविता है। वो कौन सी बात होती है जो एक कवि को ये प्रेरित करती है कि इस पर कविता लिखनी चाहिए? आपका जो शुरुआती जुड़ाव है, जो आज का जुड़ाव बनता है घटनाओं को लेकर, उसमें क्या फर्क महसूस होता है? देखिए, शुरुआती जुड़ाव और अब के जुड़ाव में फर्क यही है कि विषय तो वही, जैसे देखिए चीन के बाइजुई कवि मेरे बहुत प्रिय रहे हैं। वो तो थे प्रशासक, लेकिन उनकी गहरी संवेदना किसानों और गरीबों के प्रति रही है। तो पहले भी ग्रामीण जीवन था, पसर झाड़ाने वाली स्त्रियां थी, सिला बीनती स्त्रियां थी, धान की छूटी हुई बालियां बीनने वाली लड़कियां थी, लेकिन वो ग्रामीण दृश्य थे और उन दिनों वो थोड़े मोहक लगते थे और सौंदर्य बोध थोड़ा ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे यथार्थ बदलता गया। तो अनाज गोदाम विशाखापट्टनम में मैंने देखा, अनाज गोदाम के मार्ग से दाने चुनती स्त्रियां, एक मेरी कविता है। तो वो भारी वाहन गुजर रहे हैं और उनसे जो दाने झरते हैं सड़क में अनाजों के, वो तो उससे दौड़ दौड़ कर वो उसको चक्के में आने से बचाती हैं, झाड़ू लगा जब तक दूसरी गाड़ी नहीं आती। तो कुल मिला के एक संघर्षरत जो जीवन है, एक तरफ से हम बहुत खाता पीता वर्ग हम देखते हैं, उच्च वर्ग तो है ही, मध्य वर्ग भी अब है, लेकिन दूसरी तरफ एक एकदम दो रोटी के लिए ही संघर्ष करता हुआ जो जीवन है, वो हमेशा एक, मुझे लगता है किसी भी कलाकार या रचनाकार को उद्वेलित और परेशान करता है कि ये हम कहाँ चलने के लिए आए थे और कहाँ पे आ गए हैं। तो आज भी विषय वही है, जो दुख, जो दैन्य और तकलीफें हैं, जो समस्या एक मुक्ति बोध ने जो लिखा है, जो अन्याय उत्पीड़न के जो दृश्य हैं, वो आपको कहीं ना कहीं, जो ताकतें उनका विरोध करती हैं, तो फिर चाहे वो मेधा पाटकर हो, आप उनके साथ खड़े होते हैं। तो वो स्वतः रचना, अंततः कविता खास करके स्वतः स्फूर्त विधा ही है। वो कहीं भीतर आपके फूटेगी, आप सायास उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं असफल होंगे। आज के समय में कविता की उपयोगिता को कैसे देखते मुझे लगता है कि मनुष्य, कविता का एक अर्थ सीधे सीधे मनुष्यता है, बल्कि उसका मुख्य अर्थ ही मनुष्यता है, संवेदना है, मानवीय संवेदना है। कविता की उपस्थिति, देखिए लोग कहते हैं कि कविता की किताबें कम बिकती है, कविता के पाठक नहीं है, पर आप किसी भी पत्रिका को उठा लीजिए, सबसे ज्यादा छपने वाले लोग रचनाकार कवि हैं। सबसे ज्यादा छपने वाली किताबें कविता की किताबें हैं। तो फिर कौन है पाठक है जो इनको लिखता है और पढ़ता है? कविता सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली विधा है हमेशा से। उसका बाजार उस रूप में नहीं है जिस रूप में आलोचना और कथा साहित्य का बाजार है। प्रकाशक आलोचना और कथा साहित्य की किताबें मांगते हैं, क्योंकि कथा साहित्य पढ़ने के लिए आपको कोई साहित्यिक दीक्षा की आवश्यकता नहीं। कहानी उपन्यास आप गैर साहित्यिक लोग सीधे पढ़ सकते हैं, लेकिन आलोचना की किताबें जो है शोध विद्यार्थियों के बीच में काफी मांग रखती हैं, तो वो निकल जाती हैं। लेकिन कविता का मैं नहीं मानता कि अगर कविता की किताबों को पेपर बैग में कम दाम में छापा जाए और उपलब्ध कराया जाए, छोटे नगरों में भी उपलब्ध कराया जाए और उसकी पहुंच को आसान बनाया जाए, तो अच्छी कविता हो तो बिकेगी, उसमें कविता की किताब बिकेगी। दूसरी बात, कविता के पाठक अगर कम हुए हैं, जो आपने चर्चा की कि उसका गद्य रूप और उसकी लय जो खो गई है, इसमें काफी हद तक हमारे कवि भी जिम्मेदार है। मैं भी उन कवियों में एक हूँ या हो सकता हूँ, तो ये तो आप लोग बताएंगे, लेकिन कोशिश ये है कि उसकी पठनीयता अगर आप बचाएंगे तो कविता बची रहेगी। तो समाज में कविता का बचा रहना मनुष्यता का बचा रहना है, और कविता कभी खत्म नहीं हो सकती है। मनुष्य की संवेदना और
जब तक जीवित है, उसके भीतर का तारल्य जब तक जीवित है, तो कविता हमेशा बची रहेगी। वो कविता एक प्रतिरोध भी है और वो मनुष्यता का एक आईना भी है। एक प्रश्न जो थोड़ा व्यक्तिगत भी है जी कि लिखने को लेकर हम दो प्रकार की प्रविधियां देखते हैं। जी कुछ लोग बड़े अनुशासनात्मक ढंग से एक दायित्व बोध के साथ रोजाना थोड़ा समय निकाल कर लिखना, उस प्रकार का लेखन करते हैं तो प्रतिबद्ध ढंग से। कुछ लोग थोड़े बड़ा एक बोहेमियन रुख रखते हैं, लापरवाही तो नहीं, लेकिन जब उनका मन किया, जब एकदम प्रस्फुटन हो ही गया किसी विषय का, तब वो लिखते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि आप किस रूप में लिखते हैं, लेकिन कौन सा तरीका, कौन सा ढंग आप पाते हैं कि सही? देखिए, ममता कालिया जी ने एक बार बहुत चुटकी ली थी कि अपने किसी इंटरव्यू में, मैं सांप था उस समय, ये तो उन्होंने कहा था कि कवि कोई चाट का ठेला नहीं है कि हर दिन वो कोई मसालेदार चीज तैयार करे। तो ये नियमित लेखन कम से कम कविता में तो संभव नहीं। और गद्य में भी किसी भी स्वतः स्फूर्त जो विधा है, गद्य में भी बहुत नियमित आप लिखेंगे तो उसकी जब तक उसका आपके भीतर से कोई मांग नहीं उठती है, तो आपने जो दूसरा रूप बताया बोहेमियन कहिए चाहे जो कहिए, वही रचनाकार का असली रूप है। पहले आप जीवन के ही प्रति छाया है, तो आप जीवन को रचना से ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। कविता लिखने और पढ़ने से ज्यादा अच्छा एक जीवन को जी लेना है। अगर आपने 5 कविताएं कम भी लिखी तो आप लाभ में हैं। अगर आप अपना जीवन जी रहे हैं उन लोगों के साथ जो एक दिन बीत जाएंगे, जिनके पास वक्त कम है, चाहे वो आपके सीनियर हों, आपके माता पिता हों, आप नौकरी करते हैं, महानगरों में जाते हैं और लगता है मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ये कैरियर वो कैरियर, लेकिन जब लौटते हैं तो घर आपका सुना हो चुका होता है। तो ऐसा विकास किस काम का कि हम नाइटिंगेल के गीतों से वंचित हो जाएं। ये वाक्य प्रमोद वर्मा जी के एक विदेशी मित्र ने कही थी। जब वो विदेश गए थे तो प्रमोद वर्मा को उनके साथी लेखक ने कहा, चलो मैं आपके नाइटिंगेल के गीत सुनाता हूँ। तो चिड़िया जो है, तो वो कार से काफी दूर 4 किलोमीटर जंगल की तरफ गए अपने, तो इतनी दूर आना पड़ेगा नाइटिंगेल के गीतों को सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जंगल कट रहे हैं। तो काफी देर, आधे घंटे प्रतीक्षा के बाद नाइटिंगेल के गीत नहीं सुनाई पड़े, क्योंकि वो और घने जंगलों में चली गई थी। तो उनके मित्र ने बहुत दुखद स्वर में प्रमोद वर्मा जी से कहा कि ऐसा विकास किस काम का कि हम नाइटिंगेल के गीतों से वंचित हो जाएं। तो ये विकास, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। यानी जीवन रचना से बहुत बड़ी चीज है। अगर आप एक जीवन में रचना कर रहे हैं तो ज्यादा बड़ी रचना है कागज की रचना से। लेकिन यह है कि इतिहास में दर्ज रचना होती है, लेकिन उसको आप करियर के रूप में मत लीजिए। जब आपके भीतर से मांग उठे, एक लहर उठे, तो आप लिखिए, बीच बीच में लिखिए। अभी तो मैंने 1 साल के बाद 5 कविताएं लिखी, होली में गाँव गया था। तो लंबा अंतराल भी आता है, वो कोई चिंता की बात नहीं है। उस समय आपके भीतर जो संचित हो रहा है वो कभी आ जाएगा बाहर। इन दिनों हिंदी साहित्य समाज में एक चीज बड़ी सहजता से नोटिस की जा सकती है। ये अन्य जो भारतीय भाषाएं उनमें तो पहले से ही था, लेकिन हिंदी में ये नया चलन है, नए ढंग का, कि अनेक साहित्यकार साहित्य की परिधि से निकलकर जो साहित्येतर गद्य है, साहित्येतर रचनाएं, उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। शंभुनाथ जी, रवि भूषण, अस्कर वजाहत, अनामिका, बहुत सारे नाम लिए गए। क्योंकि उनका कहना है कि एक नागरिक के रूप में, एक लेखक के रूप में सिर्फ साहित्य रचकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से आपने भी कहा कि स्मृतियों को खत्म करने का प्रयास किया है, तो उसमें इस रूप में भी हस्तक्षेप की मांग एक साहित्यकार से की जा रही है। तो आप इस मतलब क्या कह रहे हैं आप? कथितर गद्य के बारे में कह रहे हैं या रचनाकार के कार्यकर्ता बनने की बात कर रहे हैं? मैं कार्यकर्ता नहीं, लेकिन जो सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वो रखने के, मतलब साहित्येतर रचनाएं। साहित्येतर तो नहीं, लेकिन कथितर गद्य में लेखक जो लिखता है तो साहित्य में ही लिखेगा, साहित्यकार है तो। लेकिन वैचारिक गद्य से अगर आपका मतलब है, वैचारिक गद्य तो लेखकों ने काफी लिखा है, और लेकिन वो भी साहित्य की कोटि में ही कहीं आता है आपका। तो वैचारिक गद्य है तो वो लिखना चाहिए,
और दूसरा आपके प्रश्न से एक ध्वनि ये भी कम से कम मैंने उसको पकड़ा है कि लेखक के कार्यकर्ता होने वाली बात, तो वो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। पर बात यह है कि आज के जीवन में आपाधापी मनुष्य का जीवन 2 जून की रोटी कमाने से हर आदमी संबद्ध है और उसकी आप दिनचर्या देखिए, खास करके महानगरों में। गाँव में तो उतना नहीं, लेकिन फिर भी व्यस्तताएं वहाँ भी अब बढ़ी हैं पहले से। तो वो जो उस मार-काट के जीवन में वो बहुत समय उलीझ कर अपने परिवार को दे पाता है, कोई लिखता पढ़ता है, तो किसी न किसी रूप में अगर लेखन में भी अपने प्रतिरोध को दर्ज करता है या किसी मजबूरी के तहत मुखर होकर वो कार्यकर्ता नहीं बन पाता है, तो इसको किसी एक कमी के रूप में नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो लोग उस सीमा को तोड़कर मुखर होते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं, वो तो स्तुत्य ही हैं, वो तो हमारे आदर्श हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। तो ये होना चाहिए, अच्छी बात है। एक वैचारिक गद्य और या कथेतर गद्य रचनाकारों को लिखना चाहिए जिसमें खुलकर बातें आती हैं, और कोशिश करना चाहिए कि हम अपने समाज में बाहर आकर भी उस प्रतिरोध को छोटे-बड़े रूप में दर्ज कर सकें, जितना संभव हो, जहाँ तक संभव। मेरा आपसे सर कार्यकर्ता बनने से मेरा आपसे ये था कि जैसे इधर बीच जो मध्यकाल के समय जो प्रगतिशीलता थी उस पर बात की गई, संत साहित्य की जो जागरण पर शंभुनाथ जी का था, दुष्यश्री जी का था, वही रामदास जी का था। उस तरह का वैचारिक गद्य होना चाहिए, लेकिन हर रचनाकार की एक प्रकृति होती है। एक लेखक होता है, एक रचनाकार होता है, उपन्यासकार होता है, एक कवि होता है। तो अगर कोई कवि कविता ही लिख रहा है या कोई कथाकार कथाकार ही लिख रहा है, जैसे विनोद कुमार शुक्ल हमारे इतने बड़े लेखक हैं, पर उनका अलग से कोई वैचारिक गद्य नहीं है उनका, तो इससे उनकी कद को हम कम करके देखें तो ये कोई सीमा नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने, कुदरत ने एक प्रतिभा आपको जो दी है और आपका जो सामर्थ्य है, आप उसी के भीतर अपना काम करेंगे, जो आप अद्वितीय तरीके से कर सकते हैं, अपूर्ण रूप से कर सकते हैं, और उससे बाहर जाएंगे तो फिर वो एक साधारण गद्य में बदल जाएगा, उसमें वो पठनीयता, वो आकर्षण नहीं रहेगा। तो सबका अपना एक फील्ड होता है, जो लोग कर सकते हैं उनका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। और जो जिसका फील्ड है, जिसके भीतर जैसी प्रतिभा है, जो रुचि की जो परिधि है, उसके भीतर ही काम करने से आप जो लिखेंगे उसकी महत्ता रहेगी, उसकी पठनीयता रहेगी, उन शब्दों का मूल्य रहेगा। मुख्य बात यह है, जैसे अब बिहारी का एक उदाहरण लीजिए, कितना सीमित क्षेत्र उनका है, स्त्री पुरुष का प्रेम, नारी का मानसल सौंदर्य, लेकिन वो उसमें यूनिक है। तो आप बिहारी को, आप उनकी सीमाओं का आप उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन आप उनको नकार नहीं सकते। या तुलसी के सामने की तरह, ठीक है उतना विस्तार नहीं है, या कबीर की तरह से, तो सबका अपना एक रूप है और एक सीमा, अपनी एक भूमि है जिसमें वो काम करते हैं। आपकी जीवन दृष्टि और जो विश्व दृष्टि है, तो दोनों को विकसित करने में किन लोगों का या किन जगहों का योगदान, क्योंकि आप कलकत्ता में भी रहे और कलकत्ता की अपनी एक अलग संस्कृति है। ये भी कह सकते हैं कि बंगाल की अपनी हेजिमोनी भी पूरे देश पर रही है और अब तो दूसरे जगह पर हैं, उसकी भी हेजिमोनी आज के दौर में हमें देखने को मिलती है। तो इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत मैं घरू व्यक्ति था, घरेलू एक तरह से, और मैं ही बाहर नहीं जाना चाहता था। मेरा छोटा भाई चाहता था कि उसको कोई ऐसी नौकरी मिले कि आज यहाँ कल वहाँ, यायावर की तरह घूमता रहे, लेकिन वो वहीं रहा संयोग से, वहीं अपना आजीविका पेशे से संबद्ध रहा, और मैं जो कहीं नहीं निकलना चाहता था, मुझे निकलना पड़ा अपनी सरकारी सेवा के कारण। लेकिन ये बाहर निकलना लाभ में ही मैं रहा, नागरिक के रूप में, व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में, रचनाकार के रूप में, क्योंकि एक 10 साल विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के जीवन को, जनजीवन को और वहाँ के गाँव को, समाज को देखने समझने का, फिर लगभग 16 साढ़े 16 साल कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल, वहाँ के गाँव, और फिर अब दिल्ली में हूँ और यात्राशील हूँ, यात्राएं बहुत करता हूँ, तो उसमें हम सब जगह के समाज को देखते हैं। तो गाँव को मैं उस तरह से अगर देख पाया तो इसलिए कि मैं बाहर निकल गया। गांव में रहते हुए गांव को शायद मैं उस दृष्टि से नहीं देख सकता था। तो इस तरह से एक दृष्टि आपकी बाहरी दुनिया निर्मित करती है, आपको बहुत से अवसर मिलते हैं अध्ययन के, पढ़ने के, लिखने के,
संपादन एक चुनौती की तरह मेरे रास्ते में आया था। उस समय मैं संभवतः वागर्त का सबसे कम उम्र का संपादक बना था उस समय। तो और सबसे लंबे कालखंड 9 साल तक लगभग 2 पारी में करने वाला भी मैं ही रहा। लेकिन उससे मेरी रचनात्मकता को, जैसा कि लोगों ने कहा, कि नुकसान हुआ। मेरी किताबें उसी व्यस्तता में, जितना मैं व्यस्त होता हूँ उतना मैं लिखता हूँ, तो मेरा लेखन चलता रहा। तो जगहें और समाज आपका प्रथम काव्य गुरु होता है, प्रथम रचना गुरु होता है। तो इन जगहों ने और वहाँ के जन समाज ने मुझे एक दृष्टि दी और अपने अनुभवों से समृद्ध किया। और हिंदी और संसार के या भारतीय भाषाओं के जो बड़े रचनाकार हैं वो तो हैं ही, कालजयी, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला। विश्व दृष्टि बनाने में किन लोगों की भूमिका, रचनाकारों या रचनाकारों के नाम तो मैंने बताए ही हैं, जो हमारे जो अग्रज हैं, निराला, सभी के। लेकिन बाद में मैंने पाया कि निराला जी बहुत बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, पर जयशंकर प्रसाद जी को भी हमने थोड़ा एक दौर में थोड़ा कम करके आंका है, जो बहुत गलत हुआ। जयशंकर प्रसाद जी की आप देखिए कितनी विधाओं में उन्होंने लिखा, कितनी कम उम्र में कितनी किताबें, और एक एक वाक्य में हिला देने की ताकत उनकी है। तो जैसे कोई बहुत गहरे मन से, दिल से बात कर रहा हो। तो प्रसाद जी से काफी पंथ की प्रकृति देखी। महादेवी वर्मा ने भी हर आंखों का आंसू उजला, सबके सपनों में सत्य पला। तो आप इन लोगों से तो आपने सीखा ही सीखा। और फिर हमारे जो अग्रज हैं, कबीर, मीरा, तुलसी, ये सब तो हमारे स्रोत ही हैं। और उसके बाद मैंने त्रिलोचन जी वगैरह का सारे कवियों के नाम लिए। अपने साथी कवियों से भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं के कवियों से और विश्व कविता के कवियों से, रचनाकारों से, चेखव हैं, या खास करके नेरुदा की कविताएं, नाजिम हिकमत जो मुझे काफी पसंद रहे, लोरका की कविताएं, तो इनसे काफी मैंने कुछ कविताओं के अनुवाद भी किए वहां से। तो मुझे वहां जहां पे नई भूमि मिलती है, नए अनुभव, विषय मिलते हैं, वो कविता मुझे खींचती है। और हिंदी कविता को हम एक पाठक के रूप में तो पढ़ सकते हैं, पर कवि के रूप में हम हिंदी कविता पढ़ेंगे तो वहां हमारा कुछ प्राप्य अधिक नहीं है। एक अच्छी कविता पढ़ने का आनंद मिलेगा, वही हमारा प्राप्य है। लेकिन कुछ सीखने की चीजें, क्योंकि फिर तो वो अनुकरण होगा ना, आपको तो कुछ नया करना है। तो आपको कुल मिला के जनजीवन ही आपका एक स्रोत है, और यात्राएं और समाज और जन समाज, इसी से आपकी दृष्टि निर्मित होती है, चाहे वो स्थानीय हो चाहे वैश्विक। आपने यात्राओं की बात की है, तो जो आपकी इंग्लैंड की यात्रा है, Yeah. उस यात्रा का जो अनुभव आपने लिखा हुआ है, और जो कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप जो दिमाग में रह गई होंगी, वो क्या अनुभव रहा है, जिससे आप कहना चाहते थे, लेकिन कई बार हम सारी बातें रचना में नहीं कह पाते। क्या कुछ ऐसा रह गया जो? अब मुझे 2015 में वो किताब आई थी, चल हंसावर देश, और उसमें 2012 या 13 में मैंने वो यात्राएं की थी शायद। तो लगभग मैंने सारा लिख दिया है, बस कुछ न कुछ तो रह जाता है। अब इतने समय के बाद वो क्या रह गया था, लेकिन मूलतः ये बात है कि मैंने देखा कि यात्रा निबंध जो होते हैं, या विदेशों के यात्रा अनुभव निबंध हो या देश के हों, उसमें आमतौर से लोग इतिहास ज्यादा बताते हैं, और वहाँ के संग्रहालयों के बारे में और जो भव्य नगर वगैरह के बारे में। तो मैंने बिल्कुल दूसरा रास्ता अपनाया, जो मेरी रचना कविता का रास्ता है। आप देखेंगे कि उसमें जन समाज के छोटे छोटे दृश्य हैं, उसमें इतिहास को मैंने बहुत एक आध पैराग्राफ में समेट लिया है, क्योंकि उसके बारे में तो सभी जानते हैं, गूगल में अवेलेबल है, किताबें हैं, सारे लोग लिखते रहे हैं। तो इतिहास का मैंने नजरअंदाज तो नहीं किया, लेकिन एक दो पैरा में उसको समेट लिया। बाकी वर्तमान जीवन में जो दृश्य मैं देख रहा हूँ, उन बिंबों से मैंने उस देश के वर्तमान को पकड़ने की कोशिश की है एक हद तक। वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मैं एक जगह खड़ा था तो 11 स्ट्रैंड रोड लिखा था लंदन में, जबकि मैं 15 स्ट्रैंड रोड में मैं एक सरकारी ऑफिस से संबद्ध था, वहाँ जाना आना मेरा था कलकत्ता में। वहाँ के घर और खिड़कियां दरवाजे जैसे कलकत्ता के हैं, तो एक बारगी लगता था कि ये कलकत्ता कहीं हम कहीं आ गए।
तो एक चीज ये है। दूसरी बात, लिखने से जो रह गई है, दूसरी बात मुझे तो कुल मिलाकर लगा कि भारत देशों का, कई देशों का देश है। जैसे कवियों का कवि होता है, वैसे अनेक देशों का एक महादेश भारत है। सारे मौसम यहाँ हैं जो वहाँ होंगे। वहाँ तो हर समय बारिश होती रहती है। मैंने लिखा भी है कि मुझे चांद चेजर जी लेने आई थी, तो वो गलत दिशा में चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ तो शायद, अब मैं भूल रहा हूँ, बाएं या दाएं चलते हैं, बाएं तो हमारे यहाँ चलते हैं, दाएं चलते हैं ना? बोले हाँ। तो फिर तो आप गलत दिशा में चल रही है। बोले हाँ, गलत दिशा में चल रही है। मैंने कहा क्यों? तो बोले देखते नहीं आप, धूप आ रही है। तो धूप के लिए ऐसी लालसा, जहाँ दिन भर बारिश होती रहती है, बादल मेघ छाए रहते हो। हमारे यहाँ तो सन बात लेने की परंपरा नहीं है, वो तो आप चलते फिरते ले लेते हैं, पतर बतर पसीने में नहा लेते हैं। और नींद के लिए मैंने पेरिस के होटलों में देखा कि नींद की दवाइयाँ रखी हुई हैं, स्प्रे किया हुआ है नींद का, गोलियां फ्री में रखी हुई हैं। तो ऐसा विकास की नींद की चिड़िया पुर है। हमारे यहाँ तो फलों के टोकरे में कलकत्ते में पैर मोड़ के गहरी नींद लोग सो जाते हैं। तो भारत और मतलब इतना जनशून्य देश, लोगों की इतनी कम संख्या, खेतों में दूर तक एक व्यक्ति दिखाई देता है, फिर 2 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति दिखाई देता है। हमारे यहाँ जनसमूह झुक के रोपा कर लगा रहे हैं, निदाई कर रहा है, बुआई कर रहा है। तो एक तरह से दहशत होती है कि इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य और लोग नहीं है। गांव में बच्चे खेल रहे हैं, 3-4 एक घरों के बच्चे जितना हमारे खेलते हैं, उसमें मोहल्ले भर के बच्चे उतने संख्या में नहीं है। ये मतलब बड़ा, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ। और सूरज बहुत देर से डूबता था, लगता ही नहीं कि 8 बज गए, 9 बज गए। ये कुछ चीजें मुझे अलग लगी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मतलब यार, वो पश्चिम जो है या वो देश सारी विकास, विकसित अवस्था में पहुंच गए हैं। फल जब पूरी तरह विकसित अवस्था में पहुंचता है तो पक जाता है, और उसके बाद उसकी परिणति से हम सब परिचित हैं। लेकिन हम विकासशील हैं, तो हम अभी आधे हरे हैं और आधा परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है अच्छा है। कलकत्ता की भीड़ से, कलकत्ता जैसी जगह से, कोलकाता से विदेश जाना, कोलकाता में आप चाय भी पी रहे हैं तो पीछे से कोई आपको धगियाता निकलेगा अनजाने में। बहुत शिष्ट समाज है वो, कि आपकी चाय सामने वाले पे छलक जाएगी, कुल्हड़ की चाय। तो वो चीज वहाँ दुर्लभ है। तो मुझे लगा कि जो रंगत हमारे यहाँ है, तो वो यही है। वो, उसको आप अपने देश का आकर्षण भी कह सकते हैं। और कुल मिला के दूर से अपना घर देखना चाहिए, तो वहां से मैंने भारत को देखा और मुझे लगा कि मैं एक सही देश में हूँ, और मुझे गर्व हुआ। और लगभग सारी बातें मुझे लगता है मैंने लिख दी होंगी, और कुछ छूटी होंगी तो अब उनका आपने कहा कि जैसे कविता आपकी है कि फूल वो अच्छा लगता है जो फल में बदल जाए। जी। ऐसे ही जब हम अलग अलग समाज को देखते हैं तो उनकी अलग अलग रूप भी मिलते हैं। तो कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगती है कि ये हिंदुस्तान की को एक बनाती है या एकता के सूत्र में जोड़ती है? मुझे लगता है कि जो साझा जीवन है, जिसमें जात पात का कोई भेद नहीं है और ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, मिलजुल कर रहने की जो परंपरा है, जो मनुष्यता है। आप देखिए, ट्रेन में हम मिलते हैं किसी से और पूरी आत्मकथा उड़ेल देते हैं। मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं आपको जानता हूँ, ये बिपिन जी हैं, ये चेतन जी हैं, ये अभिषेक जी हैं। मैं बहुत सारी बातें आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन ट्रेन के सहयात्री से मैं जरूर कह दूंगा पूरी बातें। वो मुझसे कह देगा, क्योंकि उतर जाने के बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे के समाज को नहीं जानते। तो ये जो अपनापा है, ये जो भारतीयता है, मूल रूप में खाँटी भारतीयता, ये जो लोक रंग है, और ये जो देखिए, जो सारे हमारे त्योहार हैं, सारे कृषि त्योहार हैं, दिवाली, होली, तो ये जो जीवटता है, हम जिस ढंग से वेतन पाते हैं 30 तारीख के, 1 तारीख के, और एक किसान की आप मेहनत देखिए कि इतनी मेहनत के बाद अचानक तुमको दुख है, काव्य संकलन दीमक दीमक चाट गए हैं, उनको दुख है मंजरियों को पाला मार गया है। ये बाबा नागार्जुन ने लिखा है। तो आप उनका दुख देखिए जिनकी मंजरियों को पाला मार गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज है, मैं आपका मुख्य प्रश्न से शायद भटक रहा हूँ, आपने पूछा था सांस्कृतिक एकता। तो ये जो है, मतलब जो फल में बदलने वाली बात कही, मतलब किसी भी कर्म की
किसी भी कथनी की परिणति अगर कर्म में हो रही है, एक सामाजिक कर्म में हो रही है और तो फिर वो जीवन सार्थक है, वो कथन सार्थक है। और भारतीयता की जो एक आत्मीयता है भारतीय में, देश में हमारे एक मनुष्यता है, एक साझा जीवन है, जात-पात, ऊंच-नीच से भुला के जो मिल-जुल के रहने की जो परंपरा है, जिसको प्रदूषित करने की कोशिश लगातार जारी है, तो वही चीज़ जो है बाँधे रखती है इतने बड़े देश को। तो छोटे-छोटे बहुत सारे देशों का समुच्चय है, बावजूद उसके वो एक देश है। तो ये चीज़ मुझे आपकी कविताओं को पढ़ते हुए एक बात कई कविताओं में भी है, वो है एक असुरक्षा बोध। कई कविताओं में से एक दो पंक्तियां से पढ़ता हूँ, जैसे आपकी जो रोज नाम की कविता है, उसमें रोज विकलताएं आती हैं मुंह चिढ़ाने, रोज दुर्घटनाएं सड़कों पर मेरी प्रतीक्षा करती हैं। जन्मदिन पर भी वही है कि इनकी नहीं आई कोई सनसनाती गोली मेरे सीने में, इस संसारी जलवायु वो कविता मिली है। तो ये अनायास ऐसे ही आ गया है, इसमें कोई असुरक्षा बोध की बात आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक नागरिक असुरक्षा का ये बोध है और कवि तो हम बाद में होते हैं, पहले एक मनुष्य होते हैं और एक नागरिक होते हैं, ग्रामीण होते हैं। तो हम संवेदनाओं के स्तर पर उन सारी असुरक्षाओं से जुड़ जाते हैं, संपृक्त हो जाते हैं, जो दूसरे इलाके में, दूसरी दुनिया में दूर कहीं एक मनुष्य झेल रहा है। उसकी भूख हमारी भूख हो जाती है, उसकी चिंता हमारी चिंता। और एक मनुष्य के रूप में हम भी तो वही संघर्षरत जीवन जी रहे हैं। जब हम रोजी-रोटी के लिए निकलते हैं, तो हमने उसी तरह की भूख-प्यास, उसी तरह की बेरोज़गारी को पार किया है। उसी तरह के दुःख अपने चारों तरफ देखे हैं। तो वो अन्याय, उत्पीड़न जो दूर देख रहे हैं, वो पास में भी है। तो वो असुरक्षा कहीं न कहीं इस रूप में आता है, प्रकट होती है रचना में। तो कुल मिला के वो एक नागरिक व्यथा है, नागरिक की एक चिंता है वो, और वो कवि की चिंता भी बनती है। कवि पहले तो नागरिक का मनुष्य है, तो उस रूप में उसको देखा जाना चाहिए, मुझे लगता है। पिछले दिनों हमारे विभाग में मध्यकालीन साहित्य विद्वान प्रोफेसर माधव आड़ा सर आए। जी। उन्होंने एक बात कही थी कि ये जो समय है, ये बड़ी रचना का, एक महाकाव्यात्मक कलेवर की रचना रचने के लिए अनुकूल समय है। बाद में बहुत से लेखकों ने ये इस बात को सही ठहराया। आप इसको किस तरह ठहराते कि बड़ी रचना मतलब कोई महाकाव्य या बड़ा विराट उपन्यास? शायद ये बात उनकी कुछ हद तक, मुझे काफी हद तक ठीक लग रही है और ठीक भी है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि रचनाकार की अपनी प्रगति पे निर्भर करती है। आज देखिए बहुत बृहद उपन्यास नहीं लिखे जा रहे हैं, तो हाड़ा जी की बात, बिल्कुल माधव हाड़ा जी की बात सही है। उपन्यास लगभग 200 पृष्ठों के आसपास या पौने 200 के आसपास लगभग समाप्त हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं रचनाकार के मन में है कि बृहद उपन्यास नहीं पढ़े जाएंगे, तो कहानियां भी बड़ी भी लिखी जा रही हैं, छोटी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो ना ऐसा ना हो। लंबी कविता भी आमतौर से कम लिखी जाती रही है। इधर एक दौर सा जरूर आया था बीच में, लेकिन आमतौर से लंबी कविता भी है तो उसके भी खंड खंड हैं, समुच्चय की तरह से वो जुड़ी हुई है एक दूसरे से। तो शायद ये इस दौड़ भाग के जीवन में जब हमारे पास सांस लेने का भी समय ना हो, तो एक बड़ी रचना का पढ़ा जाना रचनाकार को संदिग्ध लगता है। और इसलिए पढ़ लिया जाना, वीरेंद्र डंगवाल की पंक्ति है कि जैसे अमरूद का सौभाग्य है खा लिया जाना, किसी किताब का सौभाग्य उसका पढ़ लिया जाना। तो पढ़ लिया जाने के लिए ही तो लेखक लिखता है। आपने कोई 500 पेज का पुलिंदा लिख दिया और किसी ने उसको उल्टा पुल्टा भी नहीं, तो उस बृहत लेखन का क्या मतलब है? तो समय का जैसा दबाव है उसमें ये बात काफी हद तक ठीक है, पर अपवाद तो होते हैं दो चार। एक कवि का जो सौंदर्य बोध है, उसकी निर्मिति में कौन कौन सी चीजें होती हैं? देखिए, सौंदर्य बोध की निर्मिति में, सौंदर्य बोध कुल मिला के जीवन बोध का ही पर्याय है। सौंदर्य बोध आपका, एक तो आपका परिवेश, एक तो आपकी प्रकृति, जन्म से जो आपका स्वभाव और प्रकृति है, फिर आपका परिवेश जो चारों तरफ आपका घर परिवार और आपके चारों तरफ का समाज, फिर उस समाज का जो विस्तार होता है, इससे आपका सौंदर्य बोध विकसित होता है। प्रकृति से आप कितने जुड़े हैं, अपने समाज, जन समाज से आप कितने जुड़े हैं,
घर परिवार से, और फिर धीरे धीरे आप अपनी स्थानीयता से आगे बढ़कर अपनी सामाजिकता से होते हुए एक स्थान बोध से विश्व बोध तक आप किस तरह पहुंच रहे हैं, इस तरह से आपका सौंदर्य बोध भी विकसित होता है। तो सौंदर्य बोध, सिर्फ सौंदर्य बोध विकसित हो, दृष्टि विकसित ना हो, तो ये भी एक एकांगी विकास है। सौंदर्य बोध के साथ साथ आपकी उसके भीतर एक तीक्ष्ण विचार दृष्टि भी विकसित हो, तो ये सारी चीजें उसमें निर्मल। फिर आपको जो आपके गुरु, जो मार्गदर्शन मिला, जो प्रेरणाएं मिली, जिन चीजों को आपने पढ़ा, जो आपके आदर्श हैं, चाहे वो समाज के कार्यकर्ता हो, महानायक हो, या रचना की दुनिया में हो, इन सारी चीजों से एक दृष्टि निर्मित होती है। वरना रचनाकार तो जन विरोधी भी हो सकते हैं, कुछ हुए भी हैं। तो अगर आप हर समय अपने लोगों के साथ हैं, अपने जन समाज के साथ हैं, तो ही आपकी रचना का सौंदर्य बोध जनता के सौंदर्य बोध से जाके जुड़ेगा, नहीं तो एकाकी रह जाएगा। ऐसे कौन रचनाकार हैं जो जन विरोधी रहे हैं? अब उनकी तो फहरिस्त है, उसकी सूची पर मत जाइए। वैश्विक स्तर पे लोग मिल जाएंगे। स्वांतः सुखाय जो लेखन जिनका भी है, और जिनका जीवन और समाज या समाज की धूल गर्दो गवार जहाँ दिखाई, उनकी कोई चर्चा भी नहीं होती है ज्यादा। एक दौर में किसी परिस्थिति बस चाहे चर्चा हुई हो, लेकिन वो दूर तक नहीं जाते हैं, दीर्घायु नहीं होते हैं। कुल मिलाकर वो एक कमजोर रचना है, और तात्कालिक रूप से किसी पद या उसके कारण चाहे वो चर्चा में आ जाती हो, लेकिन वो स्थायी नहीं होती है वो। सर, आपने अपने प्रिय कवियों में लोरका का, नाजिम हिकमत का, मेघदूत का नाम लिया। ये सभी तो पुराने कवि जो समकालीन अंग्रेजी, समकालीन जो विदेशी भाषाओं की रचनाएं हैं, उनको आप पढ़ते हैं, और उनमें कौन प्रिय हैं आपके, या उनमें क्या नए नए आंदोलन, नए विचार इन दिनों चर्चा में हैं? देखिए, मैं तो मूलतः पढ़ता रहा हूँ, लेकिन अभी कोई ऐसा बहुत मानक, तो इतने रचनाकार, इतनी चीजें आ रही हैं, तो हिंदी में अभी मुझे साहित्य अकादमी ने युवा कविता के लिए कुछ मांगा था नाम, तो फिर मैंने देखा कि 35 वर्ष से जो कम उम्र का हो, तो बहुत टटोलना पड़ा। लोग 40 के आसपास निकल रहे थे, ये बड़ी कठिन काम है। तो नए रचनाकार मतलब विदेशी भाषाओं में भी काफी सारे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अनुवाद में भी देखता हूँ, मूल रूप से भी देखता हूँ, लेकिन कोई ऐसा विराट व्यक्तित्व जैसे हिंदी कविता में ही, जैसे आप निराला और त्रिलोचन के बाद, या केदारनाथ सिंह रघुवीर साहे के बाद, उस तरह से कोई मुझे, या तो मेरे अध्ययन की सीमा होगी, उस अभी तक किसी ने ध्यान नहीं खींचा है। पिछले कुछ वर्षों से ये कोरोना और ये दिल्ली की, इसमें भी मेरी व्यस्तताएं रही और मेरे अपने काम रहे, तो कोई उस रूप में कि उतना बड़ा मुझे नाम नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, छुटपुट कविताओं ने प्रभावित किया है, कुछ कविताओं ने प्रभावित किया है, पर समग्र किताब के आधार पर बिना किताब देखे बात नहीं की जा सकती। जब विश्व साहित्य की बात चल रही है, तो एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है कि ये बात कही जाती है कि जिन देशों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान ज्यादा उत्पीड़न झेला, वहां से कविता की बहुत मुखर आवाजें निकली है, साहित्य की बहुत मुखर आवाजें निकली। इधर बीच भी अगर देखा जाए तो जो दक्षिण अफ्रीका के देश हैं, कैरिबिया, जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, उनसे बड़े साहित्यकार हुए हैं। तो इस प्रकार का कोई संबंध जुड़ता है क्या? बिल्कुल, ये बात सही है कि जहाँ दमन उत्पीड़न ज्यादा होगा, वहाँ अधिक मुखर कविताएं सामने आएंगी। आप हमारे यहाँ राष्ट्रीय धारा की कवियों को देखिए, कलात्मकता उसमें चाहे कम हो, लेकिन वो बहुत मुखर विरोध की कविताएं थी। और दमन और उत्पीड़न जहाँ भी होगा, कविता मुखरता के साथ सामने आती है। फिर वो कलात्मकता की मांग को पूरा करे ना करे, अपने उद्देश्य में वो बड़ी रचना बनती है। तो जहाँ भी दमन उत्पीड़न था, और जो औपनिवेशिक शासन के जिन लोगों ने झेला है, वहाँ दक्षिण अफ्रीका हो या आपका, काफी साहित्य इस ढंग का है, और वो बहुत प्रभावित करता है अपनी अभिधा में, अपनी सादगी में, किंतु अपने विरोध का उसका जो जज्बा है, उसकी जो आग है, उसकी जो आंच है, वो खींचती है हमें, और एक तरह से प्रेरणा देती है। कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक जो प्रतिरोध की जो चिंगारियां हैं, वो मिलकर ही एक विराट अग्नि का रूप लेती है। तो वो एक दूसरे से बिल्कुल संपृक्त है। इससे जुड़ा हुआ है
और रखा गया। ये जो आज का समय हमारा है, इसमें कई तरह की निर्ममताओं की बात की जाती है जी। कि इसमें कौन-कौन लोग हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, जैसे गाँव शामिल नहीं है, किसान उसमें नहीं आते हैं। ये पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रहा कि ये विकास का नया मॉडल चलाया जा रहा है और ऐसे में दमन भी खूब किए जा रहे हैं, आंदोलनों के भी दमन होते हैं, लेकिन कविताएं उस उग्रता में हमें देखने पढ़ने को कम मिलती हैं। स्मृतियों पर हमले हो रहे हैं और जो आवाजें हैं वो दबाई जा रही हैं। मतलब ऐसी स्थिति तैयार हो गई है, ऐसे में रचनाकार को एक दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। उसको उस मुखरता से बाकायदा उस दमन के प्रति, उस उत्पीड़न के प्रति और आपने जो कहा मतलब निर्ममता की बात आपने कही, तो ये जो वर्तमान जो मटेरियल डेवलपमेंट का युग है, ये पैसा कमाने की जो मूलतः बात करता है और प्रेमचंद ने तो 1936 से पहले लिख दिया था कि इस नई सभ्यता के केंद्र में धन है। तो निर्ममता के बिना आप तथाकथित भौतिक विकास नहीं कर सकते। तो निर्ममता जिन लोगों का सिद्धांत है, उसके ठीक बरक्स संवेदना और मनुष्यता का इतिहास लेकर रचनाकार आते हैं। अब उनकी रचनाओं में वो मुखरता क्यों नहीं है? हमारे देश में ही पिछले कुछ वर्षों में आप जाएंगे तो अनेक बुद्धिजीवियों को किस तरह से चुप कराया गया है, उनकी हत्या हुई है, की गई है, करवाई गई है। तो ऐसे में एक रचनाकार, वो भी एक मनुष्य और नागरिक है, तो वो अपनी उस मुखरता को एक अलग रूप देकर वो रचना में अभिव्यक्त होता है। आप रचना में सारे उत्पीड़न दमन की छवियां देख सकते हैं, वो है, बिल्कुल वो है, लेकिन उस रूप में उग्र और मुखर नहीं है। जैसे आपका एक दौर में जैसे प्रगतिशील कविता थी 8वें दशक में या 7वें दशक के अंत में, उस रूप में वो उग्रता और वो मुखरता तो एक तरह से बाद में खुद उन कवियों ने नकार दिया, क्योंकि कविता का प्रतिरोध एक संतुलित और समझदार गुस्सा कविता का होता है, रचना का होता है, वही दूर तक जाता है। देखिए इस दौर में केदारनाथ सिंह को आप देखिए, जो सारे अकविता का दौर पार करके भी वो चले आ रहे हैं 1960 से, युत्सावाद वगैरह पार करके चले आ रहे हैं और वो उग्र कविता के दौर के हत्यारों, तुम एक दिन मार दिए जाओगे, तुम्हारी क्या राइफलें बर्फ में बंदूकें गल जाएंगी। तो इस ढंग की पंक्तियों को बाद में खुद वो कवि याद नहीं करते, उनको एक बचकानी कविता माना गया, खुद उन कवियों ने माना। तो एक अति उत्साह में जो एक सरल आशावाद की तरफ जो कविता जाती है, तो वो नहीं, बहुत एक समझदारी का रास्ता गंभीरता से जाता है। तो कविता में कभी कभी कम बोलना भी अधिक वाचाल होने से ज्यादा बड़ा संदेश दे जाता है। तो कविता में प्रतिरोध बाकायदा दर्ज है, कई बार तो एक वाक्य भी की व्याख्या भी एक कई पेजों में की जा सकती है, लेकिन उस तरह से मुखरता की मांग रचना से, रचना अपनी शर्त पर प्रतिरोध करेगी। हाँ, अगर पानी सिर से गुजरता है तो फिर तो रचना की भी आवश्यकता नहीं, लोग सीधे सड़कों पर आ जाते हैं, जन आंदोलन करते हैं। हमारे आदिवासी, हमारे जंगल, हमारे गांव जिस तरह से आज विनाश को झेल रहे हैं, और तो ये सब एक निर्ममता के तहत ही है, और निर्मम हुए बिना आप तथाकथित भौतिक विकास नहीं कर सकते। तो कविता और रचना उसका बरक्स तैयार करती है और वो अपना प्रतिरोध अपने ढंग से दर्ज करती है, रचनात्मक मूल्यों के साथ दर्ज करती है, वही दीर्घायु होता है। मैंने केदारनाथ जी को बोला, सारी मुखरता से बचकर उनकी कविता उसी शांत स्वर में बात करती रही और वो पाठकों की स्मृति में आज भी जीवित हैं और रहेंगे दूर तक। ज्ञानेंद्र पति ने पहल के एक इंटरव्यू में कहा था कि रघुवीर साय की तुलना में केदारनाथ सिंह पाठकों की स्मृति में अधिक दिनों तक रहेंगे, क्योंकि उनमें एक प्रकृति बोध, ग्राम बोध है, ये कहा। तो ग्राम बोध के कारण, ग्राम बोध यानी प्रकृति बोध भी, तो ग्राम्यता भी कभी कभी मनुष्यता और प्रतिरोध का पर्याय बन जाती है। हम एक साझा जीवन जीते हैं तो उस सत्ता के खिलाफ भी खड़े होते हैं जो मनुष्य को एकाकी करने की साजिश रचती है या षड्यंत्र करती है। तो रचना का प्रतिरोध अपने ढंग का प्रतिरोध है, जैसा समय है उसमें मुझे लगता है एक संतुलित और सही प्रतिरोध है, और बहुत उग्रता तो बहुत परिपक्वता नहीं मानी जाएगी।
अपने किताबी दुनिया के दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण बातें साझा की। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी नए मोड़ पर फिर मिलेंगे। आपकी मुझे भी रचनाएं बहुत अच्छा लगा विपिन जी, और अभिषेक जी और चेतन जी, सारे लोग आप लोग जुड़े रहे और इतनी सारी बातें इस बहाने हुई, और मुझे बहुत खुशी है कि कई सारी बातें इस बातचीत से निकल कर आई हैं, और मैं किताबी दुनिया के प्रति धन्यवाद देता हूँ आप सबको, आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार।